सो व्हेन वी टॉक अबाउट वॉलंटरी लिक्विडेशन, मतलब हम अब जो बात कर रहे हैं उसमें एनालिसिस नहीं है। अब हम लोग इस चीज की बात नहीं कर रहे ओके वी विल डू दिस एंड दैट इज द एनालिसिस। नहीं नहीं, यहाँ पे जिस बात में हम बात करेंगे वो काफी हद तक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। तो जब प्रोसेस पार्ट आ जाता है तो उसमें डिस्कशन भी वैसे चले जाता है, इसके बाद ये स्टेप करो, उसके बाद वो स्टेप करो, उसके बाद वो स्टेप करो। इसमें हम लोग फिर ये नहीं समझेंगे कि ये स्टेप क्यों है, बिकॉज यही स्टेप है। बराबर। तो वॉलंटरी लिक्विडेशन प्योरली प्रोसेस बेस्ड चैप्टर है, प्योरली प्रोसेस बेस्ड चैप्टर, जिसमें एनालिटिकल एंगल बारिंग फ्यू एरियाज के सिवा और कुछ मिलेगा ही नहीं। ओके, अब इसका एक आइडिया लेते हैं कि वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस बेस्ड चैप्टर है तो इसमें है क्या। ये देखिए, दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन वॉलंटरी लिक्विडेशन। पहले स्टेप्स ही देख लेते तो ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिल जाती कि वॉलंटरी लिक्विडेशन में करना क्या लेता है। तो स्टेप्स बाय स्टेप्स बाय स्टेप्स। ओके, तो जहां पे पहला स्टेप सी है, यहाँ पे पहला स्टेप सी ये बोलता है कि सबमिशन एंड द डिक्लेरेशन टू आरओसी स्टेटिंग दैट द कंपनी will be able to pay its due not being liquidated to defraud any person. Okay, that is a submission or declaration to ROC stating that the company will be able to pay its dues and not being liquidated to defraud any person. तो पहले ये बताओ भाई, हम वॉलंटरी लिक्विडेशन करें। अच्छा, पहली बात, वॉलंटरी लिक्विडेशन और सेक्शन 10 एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 10 एप्लीकेशन जहां पे कॉर्पोरेट डेटर फाइल करते हैं अपने आप को लिक्विडेट करने के लिए। अब ये डिफरेंस प्राइमा फेसी इस रिस्पेक्ट में आ जाता है कि जब कंपनी के अंदर सॉल्वेंसी है, पैसा है, रीपेमेंट कैपेसिटी है, तब वॉलंटरी लिक्विडेशन आता है। जब कंपनी में सॉल्वेंसी नहीं है, क्रेडिटर्स अपने ऊपर तांडव कर रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए, तब आप सेक्शन 10 यूज करते हो। तो इसमें पहला क्राइटेरिया यही है कि आप कोई लिक्विडेशन करके डिफ्रॉड करने की कोशिश नहीं कर रहे या किसी का पेमेंट अवॉइड नहीं कर रहे, एंड यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन अप्रूविंग द वॉलंटरी लिक्विडेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, और आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना है विद अ 2/3 मेजोरिटी। फिर एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना है, स्टेक होल्डर्स के क्लेम इनवाइट करने, किस किस का कितना पैसा बाकी है, और क्लेम इनवाइट करने के बाद यू हैव टू इंटीमेट टू आरओसी एंड बोर्ड इन 7 days कि सर हम लोग लिक्विडेशन में जा रहे हैं। उसके बाद आपको एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनानी है विद द कैपिटल ऑफ द कंपनी, एंड देन यू हैव टू गेट द क्लेम्स वेरीफाइड इन 30 days कि जिसका जितना क्लेम बाकी है उसका इतना पैसा देना बाकी है। ओके, नाउ वी हैव वेरीफाइड इट। अब प्रैक्टिकल लाइफ में जब वॉलंटरी लिक्विडेशन करो तो ये सारे स्टेप्स लगते हैं, लेकिन उसमें एक तरीका होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम वॉलंटरी लिक्विडेशन करते हैं ना, तो हम लोग प्रेफरेबली कंपनी को बोलते हैं अपने बैलेंस शीट निल कर लो, सारे क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दो, बस इतना दिखना चाहिए, इक्विटी कैपिटल एंड कैश इन बैंक, बस या एसेट साइड पे जो चीज है बस, बाकी सब निल कर दो। तो फिर वॉलंटरी लिक्विडेशन 90 days में हो जाएगा, और अगर आपके पास क्रेडिटर्स हैं तो 270 days के आसपास लगता है। ओके, कभी कभी 12 महीना भी लगता है क्योंकि एसेट्स बिकने में टाइम लगते हैं। तो वॉलंटरी लिक्विडेशन के प्रोसेस में ये बातें आती हैं, बिल्कुल आती है कि अगर आपकी कंपनी की बैलेंस शीट नलिफाइड है, कोई क्रेडिटर दिखता ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं दिखता है, इन दैट केस 90 days लिक्विडेशन, और अगर दिखता है तो भाई 270 days अप्रॉक्स लिखेंगे। इसके ऊपर आपको 12 महीना लग सकता है, और 12 महीने के ऊपर लगेगा तो फिर रिपोर्ट्स भी जनरेट होगी। ठीक है, तो एक बैंक अकाउंट ओपन करो वॉलंटरी लिक्विडेशन के नाम पे, लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, सेंड द एसेट्स, रिकवरी, ड्यूज, एवरीथिंग, डिस्ट्रीब्यूट द एसेट टू द स्टेक होल्डर इन 30 days ऑफ रिसीट्स, सबमिट द फाइनल रिपोर्ट टू आरओसी एंड एनसीएलटी विल पास द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन। तो स्टेप्स इतने ही सिंपल है एक्चुअली, यस, स्टेप्स उतने ही सिंपल है, लेकिन इसकी इंटरनल इंट्रिकेसीज हैं, यस हैं। अच्छा, इनको अगर मैं टाइमलाइंस के हिसाब से भी डिस्कस करूं तो वॉलंटरी लिक्विडेशन या तो 90 days या 270 days के अंदर हो जाता है। इसका टाइम फ्रेम वर्क भी दिया हुआ है, दैट इज पेज नंबर 661 पे। ये पूरा टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है 661 पेज पे।
एक डिक्लेरेशन ऑफ मेजॉरिटी, मेंबर्स, पार्टनर्स, सॉल्वेंसी सब रेडी करो। फिर उसके बाद यहां से आप प्रोसेस शुरू करते हो। रेजोल्यूशन पास होता है कमेंसमेंट से, फिर 7 डेज में क्रेडिटर्स का अप्रूवल होता है। इंटीमेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के सर आज से आप लिक्विडेटर अपॉइंट हो गए हो, प्लस पब्लिक अनाउंसमेंट करके रेडी करो, नोटिफिकेशन करना रेडी करो। अब आपको 2 टाइमलाइन दिखना शुरू हो जाएगी, जिसमें कंपनी में अगर क्रेडिटर्स हैं, कंपनी में क्रेडिटर्स हैं, तो फिर आपको T+14 डेज लगेगा। अगर नहीं है तो T+7 डेज में खत्म हो जाएगा। ओके, फिर सबमिशन ऑफ क्लेम टू द स्टेक होल्डर्स T+30 डेज, विड्रॉवल ऑफ मॉडिफिकेशंस अगर क्रेडिटर्स हैं तो, सबमिशन ऑफ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट T+45 डेज, वेरिफिकेशन करने का T+60 डेज, इंटीमेशन अबाउट डिसीजन T+67 एंड प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। यहां पे देखो फिर से 2 टाइमलाइन लिखेगी कि अगर कंपनी में क्रेडिटर्स नहीं थे तो T+45 डेज में हो जाएगा, नहीं तो 75 डेज। ओके, एंड देन appeal by the creditors T+81, distribution of the proceeds realization and proceeds of unclaimed prior period के हिसाब से corporate liquidation account में डालो, and final reports 90+270, इसलिए मैं बोला 2 पार्ट दिखेगा, and submission of the report 90+270 के हिसाब से completion and this। So ये जो आपको voluntary liquidation का चैप्टर दिख रहा है ये 2022 अमेंडमेंट है। इसका मतलब दिसंबर 23 में पहली बार इसके बारे में कुछ तो पूछा जाएगा, और मेनली आपके पेपर में पूछा जाएगा, बिकॉज ये वेरी रिसेंट अमेंडमेंट में है। तो दिसंबर 23 में शायद कुछ पूछा जाए, वो भी शायद में है, लेकिन आपके पेपर में पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि ये पूरा रेगुलेशन चेंज हो गया था और ये चेंज वाला रेगुलेशन आप पढ़ रहे हो। गॉट इट? क्लियर? सो उस रिस्पेक्ट में ये है क्या, एक एक एंगल क्या है, इसके अंदर क्या क्या स्टडी करनी है, क्या क्या चीजें समझनी है। ओके, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट। सो कमिंग बैक फ्रॉम द टेबल 645 पेज पे, व्हाट इज इनिशिएशन ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस? व्हाट इज इनिशिएशन ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन? सेक्शन 59 इसके बारे में बात करता है। कुछ बच्चों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत सही लेकिन एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था, वॉलंटरी लिक्विडेशन सेक्शन 59, बराबर। तो उसके हिसाब से इट इज अ प्रोसेस ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन, जहां पे सेक्शन 59 प्रोवाइड्स के वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन हैज टू मीट सर्टेन कंडीशन एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। यानी आपको वो रेगुलेशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे जो लेटेस्ट रेगुलेशंस आए हैं, अब अपने को वो पढ़ने हैं और वही अपने नोट्स में है, ठीक है। एंड द प्रोसेस हैज टू बी अडेप्टेड एज पर रेगुलेशन 3 वॉलंटरी लिक्विडेशन रेगुलेशंस के हिसाब से। Now, who can initiate voluntary liquidation? Any corporate person can liquidate itself which has not committed any default. Any corporate person can liquidate itself which has not committed any kind of default. ठीक है? क्या declaration of solvency देना पड़ेगा? जी बिल्कुल। Declaration of solvency has to be given by majority of the directors, which has to be verified by affidavit. Declaration of solvency has to be given by majority of the directors, which has to be verified by the affidavit. That they have made full inquiry into the affairs of the company and formed the opinion that no debt is outstanding, and completely formed the opinion that the company has not been liquidated to defraud the creditors. तो ये एफिडेविट में लिखते हैं, दिस इज व्हाट इज स्टेटेड इन द एफिडेविट कि सर हमने तो पूरी इंक्वायरी कर ली है और कंपनी में कोई भी गड़बड़ नहीं है और कंपनी में सबका पैसा देने की कैपेसिटी है अपनी। द डॉक्यूमेंट्स अकम्पनिंग द सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के हिसाब से द सेट डिक्लेरेशन हैज टू बी अकम्पनीड बाय audited financial statements and records of the business of the previous 2 years, and the report of the valuation of assets of the company, okay, as prepared by the registered valuer. तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रीवियस 2 years, और अगर आपकी इनकॉर्पोरेशन से अभी 2 साल नहीं हुए हैं तो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट्स। आईबीबीआई रेगुलेशन के हिसाब से डिक्लेरेशन जो है that shall state list of each of the debts of the corporate person and the date or the corporate person will be able to pay its debts. मतलब सर अपने पास इतना पैसा है, सबका पैसा दे सकते हैं, या हमने सबका पैसा ऑलरेडी दे दिया है। 2 में से एक बात तो लिखनी पड़ेगी। ओके, अगर आपने सबका पैसा दे दिया है तो वी हैव पेड ऑल द डेट्स, और सबसे एनओसी ले लिया है कि उनका कोई भी पैसा बाकी नहीं है। ओके,
और अगर आप सबका पैसा दे सकते हैं तो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि इतना एसेट्स है कि सबका पैसा बिक जाएगा। ठीक है। अच्छा, सवाल दूसरा उठता है, सर ये वॉलंटरी लिक्विडेशन करते क्यों है? जब कंपनी में अच्छा खासा पैसा है, कंपनी चल रही है, तो वॉलंटरी लिक्विडेशन क्यों? वेल, लाइफ में ना कभी कभी ऐसा होता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी वो रिलेशनशिप आपको जम नहीं रहा है। ये होता है, आपका रिलेशनशिप जेल्ड अप है, वेरी गुड, बट येट दैट रिलेशनशिप यू आर नॉट जेलिंग अप वेल, समवेयर यू फाइंड दैट समथिंग इज मिसिंग। और यही वॉलंटरी लिक्विडेशन का बिगिनिंग पार्ट होता है। कंपनी इज ग्रोइंग, डूइंग अ हेल्दी बिजनेस, वी आर टुगेदर, येट वो लगता है वेंचर खत्म हो गया, अंदर से एडवेंचर खत्म हो गया, साथ में जॉइंट वेंचर करके हमने बिजनेस करना था वो खत्म हो गया, अब या कंपनी का जो मेन पर्पस था वो पर्पस ही खत्म हो गया। तो अब एक काम करते हैं, झगड़ने के बजाय लेट्स सेपरेट। तो ये एक तरह का वॉलंटरी लिक्विडेशन है। इस तरह का हम लोग ने, मेरे को एक बहुत पुराना केस याद आता है, मैंने फैमिली कोर्ट में एक डिवोर्स करवाया था, म्यूचुअल डिवोर्स था, और बिल्कुल कुछ ऐसा ही केस था। हस्बैंड एंड वाइफ में कोई झगड़ा नहीं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, कुछ नहीं, म्यूचुअली डिवोर्स। और डिवोर्स करने के बाद हम लोग नीचे उतरे, यू वोंट बिलीव, डिवोर्स होने के बाद हस्बैंड एंड वाइफ दे हग्ड ईच अदर, रोए भी, बट और हाथ भी मिला के बोला वी विल बी फ्रेंड्स, पर नहीं जमा। सो कई लोगों को जिन्होंने ये सीन देखा था उनको विश्वास नहीं हो रहा था दैट सच अ गुड बॉन्डिंग, सच अ गुड रिलेशनशिप, एंड येट दे आर सेपरेटिंग। अनबिलीवेबल नो, बट दैट्स हाउ वॉलंटरी लिक्विडेशन हैपेंस। म्यूचुअल डिवोर्स भी वैसा ही होता है। तो इट इज जस्ट इन द नेचर ऑफ म्यूचुअल डिवोर्स, होता है लाइफ में, फॉर व्हाट रीजंस वी डोंट नो बट कैन हैपन। गॉट इट? सो इससे एक चीज समझ में आती है, क्या? डिफरेंसेस होने चाहिए कि डिफरेंसेस होंगे तो ठीक करने की अपॉर्चुनिटी होगी, डिफरेंसेस नहीं होंगे ओके तो फिर म्यूचुअल डिवोर्स हो जाएगा। ओके, तो सब चीजें सब बराबर हो ना तो वो भी गड़बड़ है। तो यहाँ पे ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस में होता है रे, दोस्तों के बीच में ऑर्गेनाइजेशन अच्छी खासी स्टार्ट की थी, अच्छा बिजनेस चलाया, पर अब अलग होना चाहते हैं। होता है, घर वालों के बीच में हमने वॉलंटरी लिक्विडेशन करवा के देखा है, अच्छा घर वाले सब बिजनेस चला रहे थे, अब बोले नहीं अभी अलग होते हैं। तो ये सब कारण बनते हैं। एक्चुअली क्या कारण है बोल नहीं सकते, कभी ईगो हो सकता है, कभी इंटरनल फीलिंग्स हो सकती है, कभी जो भी हो सकता है। ओके अच्छा, वॉलंटरी लिक्विडेशन का प्रोसेस क्या है? शेयर होल्डर्स कॉन्ट्रीब्यूटरीज टू द अप्रूवल। सेक्शन 59 ये कहता है कि इट इज मैंडेटरी टाइमलाइन फॉर द जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स टू अप्रूव वॉलंटरी लिक्विडेशन एंड विद इन 4 वीक्स ऑफ द डिक्लेरेशन, ये है मेंबर्स रेजोल्यूशन। अच्छा देखो, दो बातें इसमें याद रखना। पहली बात, अगर आपकी कंपनी पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी थी और वो पर्पस अचीव हो गया है, और आपने आर्टिकल्स में लिखा था कि पर्पस अचीव होने के बाद हम कंपनी बंद कर देंगे, तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल नहीं। लेकिन अगर आपकी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, आप म्यूचुअली डिवोर्स ले रहे हो, तो आपको मेंबर्स रेजोल्यूशन यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, ऑर्डिनरी नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा सर? उसके लिए आर्टिकल्स देखना होगा। जब आपकी कंपनी में आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखे और उसमें पता चला कि ऐसा कोई क्लॉज नहीं था, सिर्फ इतना लिखा है कि कंपनी जब चाहे वॉलंटरी लिक्विडेट कर सकती है, तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए। लेकिन जब ऐसा कुछ लिखा है कि पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, अक्रेंस ऑफ एनी इवेंट्स, ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, ऐसा लिखा है और वो ड्यूरेशन वो इवेंट हो गया है, तो वॉलंटरी लिक्विडेशन। क्लियर? सो लिक्विडेशन का प्रोसेस ऐसे भी हो सकता है, यस ऐसे भी हो सकता है। दैट कैन बी ड्यूरेशन ऑफ इवेंट और अकरेंस ऑफ इवेंट। ओके, एक बहुत ही पुरानी पिक्चर थी, उसमें भी एक ऐसा ही कंसेप्ट था, 30 दिन की शादी। ओके, इवेंट गॉट अकर्ड ओवर वॉलंटरी लिक्विडेशन। ओके, दे गॉट मैरिड ओनली फॉर 30 डेज। और इंडिया के बाहर ये बहुत चलता है, इंडिया के बाहर आप जाते हो सिर्फ सिटीजनशिप के लिए शादी करते हो। ओके, कुछ दिनों के मतलब कुछ सालों तक साथ में रहते हुए ऐसे दिखाने का, बाद में सेपरेट हो जाने।
मेरा सिटीजनशिप हो गया। तो वहां पे ये बहुत चलता है, लाइसेंस, सिटीजनशिप, ग्रीन कार्ड और एनीथिंग। ओके, सो अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेंबर्स रेजोल्यूशन तो अपनी जगह चाहिए चाहिए। जब आपके कंपनी में क्रेडिटर्स हैं, जब आपकी कंपनी में क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स की भी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। Okay, that the company owes any debt to the creditor, the creditor representing 2/3 in value has to approve that there is a resolution। तो अगर आपकी मीटिंग में कंपनी में क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स की भी मीटिंग बुलानी पड़ेगी वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए। और है ही नहीं तो ये भूल जाओ, फिर यहीं से काम शुरू हो जाएगा। और अगर आप एलएलपी हो, दिस इज फॉर एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दिस इज फॉर एलएलपी। तो एलएलपी के लिए भी सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, बस डायरेक्टर्स की जगह पे पार्टनर्स लिखना होगा। द पार्टनर्स गिव, इंडिविजुअल्स गवर्निंग द बॉडी कॉर्पोरेट हैज टू गिव अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। ओके, और डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देने के साथ दे हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन वेरीफाइड बाय एफिडेविट कि हमने फुल इंक्वायरी कर ली है कंपनी में सर, एंड कंपनी कैन रीपे द फंड्स, सबको पैसा दे सकती है। इन दैट केस द कॉर्पोरेट पर्सन इज नॉट टू बी लिक्विडेटेड, सर हम किसी को डिफ्रॉड नहीं कर रहे, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, एंड दिस डिक्लेरेशन हैज टू बी अकम्पनीड विद दीज टू डॉक्यूमेंट्स, पिछले 2 साल का फाइनेंशियल रिटर्न्स एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की रिपोर्ट, प्लस विद इन 4 वीक्स ऑफ द डिक्लेरेशन। सेम डिट्टो वही प्रोविजन है, बिल्कुल वही है, एलएलपी के लिए भी वही है और कंपनी के लिए भी वही है कि विद इन 4 वीक्स एक रेजोल्यूशन हैज टू बी पास बाय, पर इसमें हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह पे स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेंगे ऑफ द पार्टनर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज। ओके, और अगर आपका पार्टनरशिप फर्म किसी ड्यूरेशन, किसी पर्पस के लिए बना था, तो और वो पर्पस खत्म हो गया है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या सेम एग्रीमेंट भी काफी होगा। ओके, क्लियर? इसके साथ साथ ये भी क्लियर करते हैं कि इफ द कॉर्पोरेट पर्सन ओव्स एनी काइंड ऑफ डेट टू एनी पर्सन, देन क्रेडिटर्स का 2/3 अप्रूवल, चाहे वो एलएलपी क्यों ना हो, उसे भी लेना होगा। तो ये जो प्रोविजन आपने ऊपर देखे थे कंपनी के लिए, वैसे ही प्रोविजन एलएलपी के लिए। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, इफ दे आस्क यू डिस्कस द वॉलंटरी लिक्विडेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ एलएलपी, सेम वही है। ओके, अब रेगुलेशंस के हिसाब से कुछ बेसिक चीजें, ठीक है, पहले कंप्लीट कर लो, फिर रेगुलेशन के हिसाब से कुछ बेसिक, ठीक है। तो ये समझ में आया वॉलंटरी लिक्विडेशन क्यों, कब, कैसे होता है, ये कहना बहुत मुश्किल है, बाकी ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, चलो ये बात करते हैं। जब हम बात करें लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट की, तो रेगुलेशन 5 पिक्चर में आता है। अच्छा, लिक्विडेटर कौन बनता है? पहली बात, लिक्विडेशन के रेगुलेशंस के हिसाब से कॉर्पोरेट पर्सन हैज टू अपॉइंट अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज अ लिक्विडेटर। तो एक आईपी ही लिक्विडेटर बन सकता है, और अगर उसको रिप्लेस भी करेंगे तो एक आईपी ही आईपी के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा। एक लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट किससे होता है? तो एक रेजोल्यूशन से ही हो सकता है। इट कैन बी बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बट इट हैज टू बी अ रेजोल्यूशन। ओके, दूसरा, only insolvency professional can be liquidator which satisfy the criteria, yes, and ये जो रेजोल्यूशन है, इट हैज टू बी पास बाय मेंबर्स एंड पार्टनर्स सेटिंग आउट द टर्म्स के कितना पैसा उसको रेम्यूनरेशन के तौर पे हम देंगे और क्या लिक्विडेशन के टर्म्स होंगे, प्लस it has to be duly casted that insolvency professional within 7 days will intimate the appointment। so जैसे liquidator अपॉइंट हुआ 7 days में, यानी T+7 days में उसको इन्फॉर्म कर देंगे, सर आपकी फर्म को हमने liquidator अपॉइंट कर दिया, तो you become the voluntary liquidator, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट जो आप नीचे पढ़ने वाले हो, ये रिक्वायरमेंट अपने ऊपर भी पढ़ी, एलिजिबिलिटी ऑफ आईपी टू बिकम लिक्विडेटर, एलिजिबिलिटी ऑफ आईपी टू बिकम अ लिक्विडेटर, ये रिक्वायरमेंट आपने ऊपर भी पढ़ी है। एओए के ऊपर, अगर आपके एओए में टर्म्स, ड्यूरेशन, इवेंट नहीं लिखा तो स्पेशल है। ओके, अब एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ लिक्विडेटर, तो लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट के बारे में बात करूं तो विच इज सिमिलर एलिजिबिलिटी ऑफ अ लिक्विडेटर, एक, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट कैसे होगा? तो वो कंपनी लॉ के हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा, दैट इज लिक्विडेटर हैज टू बी इंडिपेंडेंट एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन and he has to satisfy the definition of an independent director as per company's law। तो liquidator has to be independent and satisfying the definition। प्लस उसके साथ साथ हमने वो भी पढ़ा है, कंपनी का ऑडिटर, सीएस, कॉस्ट ऑडिटर लिक्विडेटर नहीं हो सकता,
बराबर, ये देखिए वही कंडीशन है। ही इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी, is not an employee, proprietor, partner of a auditor, secretarial auditor, cost auditor in the last 3 years. And एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना, इधर 10% है उधर 5% था, बस ये फेल। एंड लीगल एंड कंसल्टिंग फर्म का ट्रांजैक्शन के अंदर 10% है उधर 5% था, बस ये चेंज था बस। बराबर, क्लियर। Insolvency professional shall not be appointed as a liquidator or insolvency where he is a partner or directly interested. तो अगर अपनी ही कंपनी का डायरेक्टर अपनी ही कंपनी का पार्टनर नहीं अपॉइंट हो सकता। बराबर, क्लियर। नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, अगर वो अपनी ही कंपनी का, मतलब मेरी कंपनी का डायरेक्टर है तो उसी, और वो दूसरी कंपनी में पार्टनर भी है, तो उसकी फर्म का पार्टनर कैन नॉट बी लिक्विडेटर, because a director can be partner also in many other, you can be in more than one company directors also, so there can be IP director company also. And liquidator can disclose the existence of any pecuniary relationship or its stakeholder as soon as it becomes aware of. And insolvency professional shall not continue if the insolvency professional that he is a director or a partner in the stake. तो अगर लिक्विडेटर किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड निकला तो वो आईपी कंटिन्यू नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन कौन है, वो आईबीबीआई रेगुलेशंस के हिसाब से प्रोवाइड होती है और लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट बनती है। इसका मतलब सबसे पहले वो अपने आप को पैसा देगा, बाद में दूसरों को पैसा देगा। तो ही फॉलोज द सेम पॉलिसी, भगवान सबका भला करे, शुरुआत भली मुझसे करे। ओके, नाउ इंटीमेशन ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज, सेक्शन 59 सबसेक्शन 4 बोलता है जो भी कंपनी है, जो भी कंपनी है उसे नोटिफाई करना पड़ेगा आरओसी और आईबीबीआई को कि सर हमारा रेजोल्यूशन पास हो गया, हम चले परदेश, टाटा बाय बाय, वॉलंटरी लिक्विडेशन। आज के बाद अगर ये खत्म हो गया तो हमारा एग्जिस्टेंस फिनिश हो जाएगा। एंड इंटीमेट विद इन 7 days ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ सब्सिक्वेंट अप्रूवल, कि अगर आपको क्रेडिटर्स का अप्रूवल चाहिए तो पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए प्लस क्रेडिटर्स का अप्रूवल लीजिए और उसके बाद आईबीबीआई को इंटीमेट कीजिए। तो दैट्स व्हाई इट इज विद इन द 7 days ऑफ द सब्सिक्वेंट अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स। तो अगर आपके पास क्रेडिटर्स है ही नहीं तो अच्छी बात है तो ये करके लीजिए। देन एलएलपी के केस में क्या है, एलएलपी के केस में वही है, कॉर्पोरेट पर्सन हैज टू नोटिफाई आरओसी, ओके, जहां पे रेजोल्यूशन इज पास बाय पार्टनर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड 7 days के अंदर रेजोल्यूशन सब्सिक्वेंट अप्रूवल के हिसाब से। सर वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंस कब से होता है, वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंस कब से होता है? अच्छा, सेक्शन 59 सबसेक्शन 5 बोलता है वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंस कब से होता है, जब वॉलंटरी लिक्विडेशन का रेजोल्यूशन पास हो जाता है उस दिन से कमेंस हो जाता है। देयर इज स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया, कमेंस हो गया। लेकिन अगर मेरे स्पेशल रेजोल्यूशन को प्लस क्रेडिटर्स का अप्रूवल चाहिए तो कमेंस तो इसी दिन से होगा, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द क्रेडिटर्स। तो जिस दिन रेजोल्यूशन पास हो जाता है उस दिन, सो यहां पर approval of the creditors voluntary liquidation proceeding shall deem to have commenced from the date of passing of the, तो इस चीज का ध्यान रखना कि स्पेशल रेजोल्यूशन से ही कमेंस होता है, लेकिन अगर आपको क्रेडिटर्स का अप्रूवल चाहिए तो पहले अप्रूवल के लिए वेट करो, लेकिन स्टार्ट वो इसी दिन से होगा। ओके, तो सर क्रेडिटर्स के अप्रूवल में टाइम लगता है, नहीं रे, अभी टाइमलाइंस देखा था, फटाफट 7 days में मीटिंग बुलाओ, 14 days में ये करो, तो टाइम वाइम कुछ नहीं लगता है, फटाफट लेने का अप्रूवल, ठीक है। और क्रेडिटर्स अप्रूवल नहीं दे रहे तो मनाओ, उनका पैसा वापस करो, फिर आप तो डिक्लेरेशन सॉल्वेंसी डाले हो ना, पैसा वापस करो, फिर क्रेडिटर ही नहीं रहेगा, खत्म, उससे एनओसी ले लो, बात ही करो। ओके, एलएलपी के केस में इट स्टार्ट्स that is person other than it starts from passing the date of resolution by the partners, बस। लिक्विडेशन का इफेक्ट क्या होता है, रेगुलेशन 4, लिक्विडेशन का इफेक्ट क्या होता है? वेल, कॉर्पोरेट पर्सन सीजेस टू कैरी ऑन द बिजनेस फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, के आज के बाद से कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर्स, कंपनी के एमडी, कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जो भी कोई है, सब फ्रीज्ड, अब लिक्विडेटर चार्ज ले लेगा। ओके, एंड इट इज फॉर द बेनिफिशियल ऑफ वाइंडिंग अप, तो ही वो लोग शुरू कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। एंड द कॉर्पोरेट पर्सन शैल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टिल इट इज रिजॉल्व, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया।
इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि कॉर्पोरेट पर्सन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट का मतलब है कि जब तक कॉर्पोरेट पर्सन जिंदा है तब तक आप कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी क्लेम प्रूविंग, कोई भी रिक्वायरमेंट, वो सब कंप्लीट कर सकते हो, यहां तक कि आप उसका मर्जर अमालगमेशन भी कर सकते हो until it is dissolved. तो सर, हमने लिक्विडेशन का प्रोसेस पास किया था, अचानक से हमने लिक्विडेट से बात की, एक काम करते कंपनी को मर्ज कर देते, तो बिल्कुल कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको फिर कंपनी को पूरी तरह डिसॉल्व भी करना है, यू कैन मर्ज अमालगमेट ऑल्सो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ये रेगुलेशन हमें देता है, ठीक है। पहले ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती थी, जब पुराना कंपनीज एक्ट था ना, तो उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मुश्किल से मिलती थी। तो एज अ रिजल्ट उस टाइम पे एक ही चीज था, एक बार वॉलंटरी लिक्विडेशन हो गया तो लिक्विडेशन होगा ही होगा। ओके, तो पुराने टाइम में वैसे स्ट्रिंजेंट चलता था कि हमारे समाज की लड़की हमारे समाज के उससे शादी करेगी और किसी नहीं। अभी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी की भी समझ में जाए, भाग के जाए तो और अच्छा है, शादी का खर्चा बचेगा। सो दैट्स हाउ इट इज। सो एप्लीकेशन ऑफ 35 के हिसाब से 35 टू 53 क्या बोलता है? That is, shall apply to voluntary liquidation. The powers and duties in the liquidation chapter shall apply to voluntary liquidation. Yes. तो ऊपर जो आप liquidation के पास ड्यूटीज रिस्पेक्ट में पढ़ के आ रहे हो वो इधर भी लगेगा। लिक्विडेटर वही काम कर सकता है, कंपनी के बुक्स अकाउंट्स वगैरह चेक करना, एसेट चेक करना, मॉडिफिकेशन करना, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स करना, रिपोर्ट बनाना, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना के रेडी करना, जज के सामने अपियर करना, पूरा वही काम करने वाला है जो ऊपर करता है। सो लिक्विडेशन प्रोसेस in case of failure of the insolvency professional to receive the resolution plan and subsequent order by the NCLT, liquidation of the corporate person with the offences and penalties. Hence, IBC relating to the powers and duties of the liquidator, claim verification and offences penalty shall apply to CIRP. So बिल्कुल वही प्रोसेस है, उसमें कोई फर्क नहीं है। चैप्टर 3 will be applying to this chapter also. बिल्कुल वही प्रोसेस। ओके, फिर आते हैं एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन, मतलब कंपनी का एग्जिस्टेंस ही खत्म करने की बात हो गई। तो सारे एसेट्स को बेचने के बाद, सारे लोगों को पेमेंट करने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट बनती है जिसको एनसीएलटी के सामने रिपोर्ट डालनी पड़ती है। सो सेक्शन 59 सेज टू मेक एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन बी कंप्लीटली वाउंड अप। इसमें रेगुलेशन 38 बोलता है कि लिक्विडेटर हैज टू सबमिट अ फाइनल रिपोर्ट इन फॉर्म एच टू द एडजुडिकेटिंग। यस, एक फाइनल रिपोर्ट देने का, उसके बाद कंपनी का डिसोल्यूशन आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें कुछ ज्यादा कुछ होता है नहीं, एक्चुअली एनसीएलटी सबसे लास्ट लास्ट में ही आता है, 2 पॉइंट पे आता है, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, एक एंड में, बस उसके ज्यादा आता ही नहीं है। तो दिस इज एक्चुअली अ लिक्विडेशन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। ओके, जबकि आप सीआईआरपी में देखो कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल स्टार्टिंग से शुरू हो गया, लेकिन दिस इज वन, ये फ्रेंडली है, इधर ही इधर होते जाएगा। यू डोंट सी कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल मच, यू सी मेजरली द रोल ऑफ लिक्विडेटर्स, उनको ही काम करना है, ठीक है। इसमें कौन सा लिक्विडेटर लेने का, वो वाला लेने का किसको कम से कम 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि वो लिक्विडेटर को वॉलंटरी करने को समझ में आएगा फटाफट। ओके, फ्रेशर वाले लिक्विडेटर को मत उठाने का, क्योंकि उसको इतनी एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो गड़बड़ हो जाती है। और लिक्विडेशन होने तक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अभी भी मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, उसको भी सजेशन दिया, डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन होने तक आपको आपके कंप्लायंसेस कंप्लीट करते रहने, एनुअल फाइलिंग ये वो सब चलता रहेगा, लिक्विडेटर को करवाना पड़ेगा। कुछ लिक्विडेटर गधे होते हैं, उनको ये सब नहीं आता है, तो उनको समझाना पड़ता है। ओके, मेरे स्टूडेंट के केस में वही हुआ है, एक सीनियर लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, उसको ये सब नहीं आता है। अब अब बोले कंपनी ने सर रेजोल्यूशन तो पास कर दिया, अपॉइंट हो गया है, अब वो हम लोग को बोल रहा है फाइलिंग करवाओ। मैं बोला वाह, अच्छा नसीब है, करवाओ फिर। बोले कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी के सीएस को बोल रहा है फाइलिंग करवाओ। सब सब सस्पेंड हो जाती है, मतलब पूरा चार्ज लिक्विडेटर, फाइलिंग भी लिक्विडेटर, एलओडीआर कंप्लायंस भी लिक्विडेटर, सब उसी को करना है। इसलिए एक्सपीरियंस वाला उठाने का, जिसको पता हो कि प्रोसेस में करना क्या है। ओके, नहीं तो बहुत गड़बड़ होती है। दैट इज व्हाई वॉलंटरी लिक्विडेशन का मेजर वर्क मार्केट में कंपनी सेक्रेटरीज के पास है, क्योंकि कंप्लायंस वगैरह देखो सीए के पास जनरली वो देते नहीं, क्योंकि आरओसी कंप्लायंस, ये कंप्लायंस, वो सब भी होता रहता है। तो इसलिए मार्केट में इंडस्ट्री को इतनी समझ है, गिव इट टू अ फर्म हु हैज सीएस फुल टाइम,
तो कई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी अपने पास 3-4 सीएस रखी हुई है जो ये सारे कंप्लायंसेस देखते रहते हैं, क्योंकि ये सब कंप्लायंसेस पीछे बैकग्राउंड पे देखने हैं। सीए का तो सिर्फ अकाउंट्स का सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए बस। ओके, हाँ देते हैं, लेकिन उनको सीएस चाहिए पीछे से। हाँ हुआ ना, एक और केस हुआ था, एक और स्टूडेंट का फोन आया था, सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म को दे दिया है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें करना क्या है। मैं बोला ऐसे थोड़ी ना तुम किसी को भी उठा के दे देते हो। मैं बोला आईपी फर्म को दिया होगा ना। बोला सर उसके अंदर आईपी भी है लेकिन वो सीए है, लेकिन उसको नहीं मालूम है। तो ये गड़बड़ हो जाती है, इसलिए प्रेफरेबली कंप्लायंस के रिलेटेड उनको देना चाहिए जिनको कंप्लायंसेस आते हो, या फिर आपके पास कंप्लायंस का सपोर्ट का कोई पर्सन हो। ठीक है, चलो सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद और सबूतों को देखने के बाद ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग। So, adjudicating authority on an application of the liquidator will pass the order to dissolve the company from the date. So, जिस दिन वो किस दिन से डिसॉल्व होती है, जो डेट ऑर्डर में लिखी गई है, जो डेट ऑर्डर में लिखी गई है उस दिन से। और अगर ऑर्डर में कोई डेट नहीं लिखी गई है तो जो ऑर्डर की डेट है वो, पर जनरली ऑर्डर में डेट हमेशा लिखते हैं। यू कैन नॉट हैव एन ऑर्डर विच सेज नो डेट फॉर लिक्विडेशन। जो ऑर्डर बनता है ना उसमें लिखा होता है द कंपनी स्टैंड्स डिसॉल्व फ्रॉम डेट दिस 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 करके पूरा लिखा होता है। तो वो ऑर्डर में लिखा होना बहुत जरूरी है। और उसके डिसोल्यूशन के बाद आरओसी में देने का, आरओसी में स्टार्टिंग में है ना एमएमसीए मास्टर डेटा होता है, मास्टर डेटा में ऐसे वाइंडिंग अप करके दिख रहा होगा। और जैसे ही कंपनी का डिसोल्यूशन होता है ना, मास्टर डेटा चेंज हो जाता है, उसमें डिसॉल्व करवा के आना चाहिए। और 5 साल तक फिर आप कंपनी का नाम यूज नहीं कर सकते, नहीं तो मैं ब्रांड कैश आउट करना शुरू कर दूंगा। कंपनी मर गई तो क्या हुआ, ब्रांड तो है। तो 5 साल तक आप कंपनी का नाम यूज नहीं कर सकते। ओके, डिसोल्यूशन होने के बाद भी यस, तो पीपल कैन इजीली कैश आउट अ ब्रांड यार। ठीक है, so adjudicating authority shall on an application to the liquidator pass the order, and once the affairs would be wound up, the assets completely liquidated, the liquidator shall make an application for the dissolution of the corporate debtor, and the order has to be filed within 14 days with ROC. अब सेक्शन वाइज बात करो तो हो गया, सेक्शन खत्म। लेकिन अब जो आगे आएगा वो है रेगुलेशंस। रेगुलेशंस में छोटी 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 बारीकी वाली बातें आएंगी जो लिक्विडेशन के प्रोसेस के टाइम पे ध्यान रखनी है। ओके, सो पहली बात आती है रिपोर्टिंग की। तो 4 तरह की रिपोर्ट्स होती है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, मिनट्स एंड फाइनल रिपोर्ट। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट केस शुरू होने के पहले लग जाती है, मतलब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लग जाती है जब आपका लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू होता है। एनुअल रिपोर्ट कब लगती है? वेल, एनुअल रिपोर्ट लगती है जब आपका लिक्विडेशन को 12 महीने लग गए। तो 12 महीने के बाद एक एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ती है, मेंबर्स को फिर से बुलाना पड़ता है कि भाई साहब सॉरी गलती हो गई, एसेट ही नहीं बिक रहे हैं, तो टाइम लग रहा है, तो एक 12 महीना और चाहिए। तो वो फाइनल रिपोर्ट हम लोग सबमिट करते हैं एनसीएलटी को, फॉर्म एच। और मिनट्स ऑफ द कंसल्टेशन, ये क्रेडिटर्स वगैरह से जो मीटिंग होती है ना 2/3 अप्रूवल, उसके मिनट्स रखने पड़ते हैं, कितने लोग प्रेजेंट थे, सबका रजिस्टर्स वगैरह सब रखना पड़ता है, दैट इज मिनट्स। अब इस केस में रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट्स क्या है? रेगुलेशन 8 बोलता है कि द लिक्विडेटर हैज टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड द मिनट्स ऑफ द स्टेक होल्डर इन इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिकल फॉर्म, and the application has to be in writing, the cost of the report has to be there, it has to be undertaken and maintain the confidentiality of the report and shall not use or cause to use a undue loss and gain for the report. So रिपोर्ट में कुछ गलत काम नहीं करेगा। अच्छा, बाय द वे लिक्विडेशन का प्रोसेस कौन कर सकता है या कौन करता है, ये चीज मैं क्लियर कर दूं। देखो, अगर आप वो काइंड ऑफ पर्सन हो जिसको प्रोएक्टिवनेस चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो वो लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन का काम करने मत बैठना, क्योंकि ये बहुत ठंडा काम है, बहुत धीरे 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 वाला काम है। इट इज नॉट एडवेंचर डेली। ओके, ये एडवेंचर कब बनता है? जब लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग आती है, अबे ये फाइल कर, अबे वो फाइल कर, वो तभी आती है। नहीं तो ये बहुत ढीला काम है, आराम से चलने वाला काम है। एसेट्स बिक रहे हैं, आप प्रोसेस ले रहे हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो। और कई बच्चों को, कई लोगों को ये रिपोर्टिंग वोटिंग करना भी पसंद नहीं आता है। आजकल तो ऑफिस में बैठे हुए मेरे बच्चे भी क्या बोलते हैं, सर एक काम करता हूँ मैं एआई पे डाल देता हूँ, चैट जीपीटी पे, जरा ये जनरेट करो। तो इस तरह से रिपोर्टिंग जनरेट मत करवाना, गड़बड़ हो जाएगी। रिपोर्टिंग करने का तरीका, मिनट्स में क्या बोला गया, कैसे बोला गया, ये सब चीजें नोटिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये
ढीला काम है, मतलब इट्स नॉट दैट प्रोएक्टिव कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह. तो दैट इज व्हाई सम स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट एंड सम स्टूडेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल. सर यही काम अच्छा है, जो उसका कोई झंझट नहीं, आराम से आओ, ये करो वो करो ये करो, दिन के इतने 6 बज गए, मेरा काम हो गया. So some students are very much comfortable with it. Why? Because they have adventure out there. So ये बता रहा हूं क्योंकि जेन्युइनली अगर आपके ऑफिस में आपको वॉलंटरी लिक्विडेशन का काम मिलेगा तो इस बात का ध्यान रखना कि क्या आप इस काम को करने के लिए अपने नेचर के हिसाब से कंफर्टेबल हो के नहीं. सीखने की बात है तो ठीक है, वो तो एक बार में एक केस करने के बाद ही सीख जाओगे, लेकिन सच में ये काम बहुत ढीला, बहुत स्लो, बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस में चलता है. ओके, प्रोएक्टिवली नहीं चलता क्योंकि हर एक चीज को बिकने में टाइम लगता है. क्रेडिटर्स का क्लेम आ रहा है, क्लेम के सारे, बट इट इज मोर लाइक अ बुक कीपिंग. क्लेम्स के सारी चीजें रखो, फिर चेक करो, फिर ये सारे ईमेल्स के प्रिंट आउट्स वगैरह भी रेडी करके रखो, चेक करो किसका क्या था. ये प्रोसेस में हमने एक्सेल शीट से चेक किया, डैशबोर्ड बना लिया कि किसका कितना पेमेंट है, किसका कितना ड्यू है, किसको कैसे पेमेंट करना है. लिक्विडेशन पुल क्रिएट हुआ, एसेट्स बेचा, पैसा डाल दिया, इनको पेमेंट्स करना शुरू किया, 30 डेज के हिसाब से रिसीट्स बनानी शुरू की. मतलब ये पूरा काम एक प्रोसेस टाइप है, क्लेरिकल वर्क जैसा समझो. इट्स नॉट हैविंग मच ऑफ इट. लेकिन जो ये करते रहते हैं ना, उनको ये काम में मजा बहुत आता है. जैसे मेरे को एक याद है, इधर ही फोर्ट में एक मिस्टर पर्सन है हेगड़े. ओके, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट निकले, लेकिन उसके ऑफिस में एक ही काम चलता है, वॉलंटरी लिक्विडेशन या लिक्विडेशन, बस और कुछ नहीं. उनके ऑफिस में जो जाएगा ओनली लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का सर्टिफिकेशन देने का, वॉलंटरी लिक्विडेशन करवाने का, उनको वही पसंद है. इससे उसमें अच्छा ही फंडिंग मिल जाती है. क्यों? लिक्विडेशन मीन्स लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी विच इज सॉल्वेंट ना, तो उसमें पैसा मिलेगा. इसे सीआईआरपी वाले में भरोसा नहीं है, इसमें है. सो पैसे के हिसाब से यस, इट्स अ गुड ऑप्शन. ठीक है, तो उनको कई जन, इनफैक्ट बिग फोर वाले भी हेगड़े सर को ही रेफर कर देते हैं कि हमारा लिक्विडेशन हो रहा है, वॉलंटरी लिक्विडेशन, आप देख लीजिए. बिकॉज ही नो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बाय हार्ट नाउ, बाय हार्ट. तो ही नो इसके बाद ये करने का, उसके बाद ये, कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आए, हेगड़े सर है ना, ही नोज उसको ऐसा फ्रेम कर लो, ऐसा फ्रेम कर लो, हो जाएगा. सर क्रेडिटर्स मीटिंग में ऐसा बोल रहे हैं, उसको रीफ्रेम कर लो, वर्ड्स को ऐसा हो जाएगा, एनसीएलटी अप्रूव कर देगा. सो दैट्स हाउ द पर्सन हैज लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस. ठीक है, तो बता रहा हूँ मार्केट में ऐसे कई प्लेयर्स हैं जो इसमें कोर फोकस्ड है. जैसे हमारे मार्केट में 3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ मर्जर अमालगमेशन का पिटिशन डालना हो ना, मिस्टर हेमंत सेठी एंड कंपनी, उनको देने का. ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का हो तो सीनियर काउंसिल है मिस्टर कपिल, क्या नाम है उनका, कल्पेश मेहता सर, उनको देने का. वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस ही लेते हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए उनको. बराबर. तो ऐसे गिनती के ऐसे कुछ लोग हैं जो जिन्होंने अपने फील्ड को सिलेक्टेड करके रखा है, हम इसी में एक्सपर्ट है. ठीक है, सबके अपनी अपनी फील्ड है, और आपको ये सब नहीं करने का है, कंपनी में ही काम करने का है, तो फिर छोड़ो कौन क्या करता है, कंपनी वाला देगा जिसको देने का है. ओके. What are the preliminary report and timelines for submission of the reports? चलो अब आ गया step by step regulatory process. तो यहाँ पे liquidator has to prepare a preliminary report in 45 days and from the liquidation commencement date. अब ये preliminary report है क्या? ये report है कंपनी के capital structure, उसके estimates, उसके books of account से लिए गए figures, उसके estimate records, data available, further inquiry, promotion, conduct, proposed plan of action, timelines वगैरह के साथ ये पूरी रिपोर्ट रेडी होती है, और रिपोर्ट लेके एनसीएलटी में फाइल होती है, और एनसीएलटी का जज पूछता है लिक्विडेटर को कितना टाइम लगेगा. सर लुकिंग एट दिस आई कैन से दैट it will take something like 90 days or 200 days. That is how the preliminary report goes. जज पूछता है उससे कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइमलाइन स्ट्रक्चर करने के लिए प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जाती है कि आपने पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर तो रेडी कर लिया, अब आप एस्टिमेटेड टाइम बताओ, तो आपको कितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से देने का. ठीक है, जनरली लॉ ने तो 90 डेज 270 डेज दे ही दिया है, बट आपको कितना टाइम लगेगा, जज को वो क्लैरिटी चाहिए. फिर उसके बाद आप जज का चेहरा नहीं देखोगे, जाओ. गॉट इट. ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट हो गई, यस, ये सारे फिगर्स बनाने पड़ते. अब एक बात बताता हूं, ये सब बनाना इज अ चैलेंज. इसीलिए तुम्हें फाइनेंशियल समझ में आना चाहिए.
नहीं तो ये सब नहीं बनने वाला, क्योंकि कंपनी के एसेट्स बैलेंस शीट वगैरह खोल खोल के कौन सा फिगर्स किधर डालना है, किधर डालना है, किधर डालना है, वो समझ में आना चाहिए, तो ही ये जाके रिपोर्ट बनेगी। ठीक है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूं, कि अगर फ्यूचर में कंपनी की तरफ काम करने के बारे में सोच रहे हो तो फाइनेंस में कोई ना कोई कोर्स जरूर करना। भले ही एमकॉम करो, भले ही आप एमबीए करो, भले ही आप सीएमए करो, या कोई और भी करना हो, कुछ ना कुछ कोर्स करना। क्योंकि पहला दिन ही जाने के बाद फाइनेंशियल डिटेल्स हाथ में आने शुरू हो जाती है। ये ले बैलेंस शीट। और कई बच्चे, स्पेशली आप जैसे बच्चे, जो बैलेंस शीट खोल के बोलते हैं, सर मेरे टाइम पे तो 4 ऑप्शन देते थे इसमें। मुझे जो बैलेंस शीट का एग्जाम दिया उसमें 4 ऑप्शन थे, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। इसमें 4 कॉलम है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम। तो समझने में टाइम लगता है। और प्लस एक और चीज आपको हर्डल में मिलेगी आगे चल के, एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो सीए वालों को भी बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन अपने को मिलने वाला है, जिसमें बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपकी कंपनी को लग रही है वो आपको रीड करके रखनी पड़ेगी। AS11, AS18, AS24, इंड AS सो एंड सो, ये सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल साथ में आएंगे तो ये सब भी पता होने चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं बोला बेसिक कोर्स ही चाहिए, चलेगा। एमबीए डिस्टेंस लर्निंग भी चलेगा, एमकॉम भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, उतनी ही चाहिए आपसे। ओके, बट कुछ ना कुछ फाइनेंस में जरूर करके रखना। और अगर आप बड़ा कुछ करना चाहते हो, CFA, समथिंग लाइक दैट, तो फिर बात अलग है। CPA, FRM, वो इंडिया के बाहर के लिए, तो फिर बात अलग है। ठीक है। बाकी CMA का बता देता हूँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट है। वो हमारे CS मेंबर्स को इंटर में 2 और फाइनल में 2 सब्जेक्ट में एग्जेम्पशंस देता है। तो अगर आप CMA करोगे तो आपको इंटर में 2 सब्जेक्ट उनके एग्जेम्प्ट है, फाइनल में भी 2 सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट है, फुल एग्जेम्पशन देता है। लेकिन CMA तब करना जब आपका मैथ्स अच्छा हो, क्योंकि उसमें मैथ्स की बहुत रिक्वायरमेंट है बॉस। तो मैथ्स वैस अच्छा नहीं है ना, तो दूर ही रहने दो। ठीक है। बाकी सर किसी भी यूनिवर्सिटी से MBA फाइनेंस वगैरह भी चलेगा, हाँ चलेगा। ऐसा कोई, क्योंकि अपनी को डिग्री तो CS की यूज करनी है, बट बेसिक फाइनेंस समझ में आना चाहिए कि होता क्या है। ये कंपनी के बोर्ड मीटिंग में बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कॉस्ट एनालिसिस के अंदर ये हो रहा है, इसमें हम लोग इतना डाउन रेट कर रहे हैं, इतना ऊपर जा रहा है, और हम लोग बैठ के देख रहे हैं, लिख रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन अंदर बाहर जाने के बाद वही पूछ रहे हैं इसने बोला क्या। तो ये चीजें होती है लाइफ में। ओके। तो बेसिक फाइनेंस की नॉलेज चाहिए रहेगी। ठीक है। पर अगर आप प्रैक्टिस की तरफ जाने की सोच रहे हो ना, तो फिर तो भूल जाओ, फिर फाइनेंस नहीं चाहिए, फिर LLB या LLM करना। ओके, सच में बोलता हूं, फिर फाइनेंस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। LLB LLM की ज्यादा जरूरत पड़ेगी फिर। क्योंकि अगर प्रैक्टिस की तरफ जाने की सोच रहे हो तो प्रैक्टिस में आपको LLB LLM वाले काम काफी आएंगे, कॉर्पोरेट लीगल वर्क। वहां पे आपको दिखेगा यू शुड बी LLB और LLM पास्ड विद CS। ओके, तो ये देख लेना आपको कौन सा आगे स्कोप अच्छा लगता है। बाकी डिप्लोमा कोर्सेज, ये कोर्सेज भर भर के, NISM के कोर्सेज, ये कोर्सेज बहुत कुछ है। NSC का NCFM कोर्स भी है, नेशनल, दैट इज NSC फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट्स मैनेजमेंट, 6 महीने का, साल भर का कोर्स। NISM का 6 6 महीने के कोर्सेज हैं। ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मैनेजमेंट, तो जिसमें भी करना हो। ओके, हम लोग जैसे DP में करते हैं, डिपॉजिटरीज में, उसमें क्यों करते हैं, DP ऑडिट के लिए करना पड़ता है ना, यू शुड बी NISM सर्टिफाइड, तो उसके लिए करके रख सकते हो, बस वो भी काफ़ी है। लेकिन पढ़ाई खत्म नहीं होने वाली है, उल्टा आगे चल के यू विल बी सरप्राइज टू सी, आपकी बुक की साइज है ना और बड़ी हो जाएगी, वॉल्यूम्स आएंगी। पर लकीली आप उस दुनिया में आ चुके हो जहाँ पे वॉल्यूम्स कंप्यूटर के अंदर आ चुकी है। पहले हमारे उधर ऑफिस में ऐसे बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स होती थी, हम लोग बड़े से केस स्टडीज पढ़ते थे, मार्किंग रखते थे। अब वो सब की जरूरत नहीं, सब कंप्यूटर में आ गया है। थैंक्स टू डैट अब इसी के अंदर सब कर लेते हो, लेकिन बहुत सारे रीडिंग है, रीडिंग बहुत है।
एंड यू विल बी सरप्राइजिंग योर सेल्फ इन 3 years डाउन द लाइन. आपकी लैंग्वेज यहाँ से यहाँ हो चुकी होगी. यू विल बी रीडिंग सो मच. Okay, your drafting skills, your language, your ability to understand people, talk to people, and yes, develop personality developments. Huh? Body language, understanding how to put your thoughts, how to speak to person. Corporates में बहुत चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारा दोस्त दिखता है वही सबसे बड़ा दुश्मन भी होता है. तो वहाँ पे बहुत संभल के काम करना होता है. एंड डोंट कैरिड अवे बाय द ब्रांड नेम, बी इट टाटा, बी इट गोदरेज. मैं सब सारी कंपनीज के अंदर अच्छा खासा एक्सपोजर है अपना. डोंट बी कैरिड अवे बाय द ब्रांड नेम. अंदर काम करने वाले तो लोग ही है ना. ओके, चलो. ना नहीं बिके. अभी आगे चल के मैं दिखाऊंगा, वो स्टेटमेंट भी आया है. व्हेन द एसेट्स कुड नॉट बी सोल्ड 12 months हैव एक्सपायर्ड, तो एनुअल स्टेटस रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कंपलसरी, कि बिके ही नहीं एसेट्स. अब मैं क्या करूं? मैंने जज को इंटीमेशन दे दिया सर 90 डेज में, लेट्स सपोज 270 डेज में हो जाएगा, बट द कंपनीज एसेट्स कुड नॉट बी सोल्ड. मार्केट में वो वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये होता है कि जब कंपनी लिक्विडेशन में होती है तो कोई फुल वैल्यू देने को रेडी नहीं होता है. तो मुझे ऐसे लोग ढूंढने जिसमें से अच्छा वैल्यू निकले. ये सबसे बड़ा हर्डल है लाइफ में. ओके, जब तू तेरा घर बेचना चाहेगी ना, तुझे तब समझ में आएगा कि आसानी से बिकता नहीं है. भले मार्केट में घर खरीदने जाऊं तो वैल्यू बड़ी दिख रही है, मैं बेच रही हूं, कोई खरीदने को रेडी नहीं हो रहा है. फिर तू मकान.com ढूंढ के 99 एकर्स पे जा के उस पे जा, नो ब्रोकर्स पे, लेकिन घर ही नहीं बिक रहा है जल्दी से. ये रियलिटी हमें फेस करने को मिलती है कि व्हाट वी कंटेम्पलेट कि 3 महीने में घर बिक जाएगा, हमारी सोसाइटी में अच्छी डिमांड है, घर नहीं बिकता है. फिर लोग क्या करते हैं? लोग ये करते हैं, शनि का बहुत बड़ा प्रभाव होगा, एक राहु की पूजा करवा दीजिए. बट दैट इज द रियलिटी. व्हाट टू डू? नहीं बिकता है एसेट्स वैसा. और एसेट बिक रहा है तो उस वैल्यू पे नहीं बिक रहा है जिसपे तुम चाहते हो, या तुमने जितनी एक्सपेक्टेड वैल्यू रखी थी उससे भी कम पे जा रहा है. और उससे कम पे गया तो मैं क्रेडिटर्स का पेमेंट कैसे करूं? क्लियर? तो कंपनी के डायरेक्टर्स ने इसलिए तो हाथ उठा दिए, लिक्विडेटर. और ये स्पेशली मैंने ऑब्जर्व किया, जितने भी फॉरेन कंपनीज होती है ना जो है हेल्दी, लेकिन लिक्विडेशन प्रोसेस में हमेशा हाथ उठा के भाग जाते हैं लोग. लिक्विडेटर, लेट देम सेल इट. फॉरेन कंपनी वाले लिक्विडेटर को फोन करके बोले, व्हाट द हेल, यू हैव बीन अपॉइंटेड, यू हैव टू डू इट, ये वो. ओके, अब हम बोल रहे हैं सर एसेट बिक नहीं रहा है, इवन वी आर अपॉइंटेड, बट आई एम नॉट अ गॉड ना, कि एसेट बेचा ये हो गया. तुम्हारा एसेट ऐसा क्वालिटी का बिकता ही नहीं है. ऑडिट. तो एक बार ऐसे ही वो फॉरेनर ने बोला था, अब उसको मेरा पार्टनर बोलता है, उसको बोल इस पे सत्यनारायण की पूजा करवानी पड़ेगी. तो अब उसको कैसे समझाओ सत्यनारायण क्या होता है. So I said, so we have to get Jude's statement to be read over here, because Jesus Christ has said that Jude's statement has one of the healthy effect on sale. So he was like, oh really? I didn't knew that. So you're talking about the New Testament? Yes, sir, the New Testament has to be read. Okay, get it done. Thank God. एटलीस्ट वो नॉलेज थी कि न्यू टेस्टामेंट क्या है, ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, तो मैंने उसके हिसाब से बता दिया. इनडायरेक्टली सत्यनारायण की पूजा है. बराबर. ओके. सो उनका वो प्रोसेस रहता है. सेंट जूड का स्टेटमेंट होता है, एथेंस का स्टेटमेंट होता है, मदर मैरी का स्टेटमेंट, वर्जिन मैरी का स्टेटमेंट होता है. ये सब चीज़ें थोड़ी नॉलेज रखनी पड़ती है. थैंक्स टू माय ओवरसीज विजिट मेरे को ये सब चीज़ें समझ में आई थी. ओके, चलो. अच्छा, रजिस्टर्स एंड बुक्स एंड अकाउंट्स रखना पड़ता है. यस, कंप्लीशन ऑफ रजिस्टर्स एंड बुक्स एंड अकाउंट्स. ये देखो, ये मैं बोल रहा था, बड़े लिक्विडेशन चल रहा है, लेकिन ये सब अपडेटेड करके रखना पड़ेगा. द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन हैज टू बी are incomplete on the liquidation shall have to be completed and brought back to the convenience speed. तो तब तक डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, अकाउंटेंट सब चाहिए. यस, कंपनी को छोड़ के नहीं जाने का है, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल चेंज हुआ है, नीचे वाले सब काम कर रहे हैं.
And registers and books of accounts has to be maintained. Yes, they have to be maintained as may be required. तो देखो कैश बुक लेजर टेनेंट सूट लेजर्स डिक्री ये सब मेंटेन करना पड़ता है रे. इसीलिए अपने को आर्टिकल्स चाहिए, करते रहो. ओके सोचो ना हेगड़े सर के उधर कितने आर्टिकल्स है. उनके उनके पास यही सारा टाइम पास काम देते हैं. वेरी गुड. Forms for maintaining the registers and books has to be maintained in the forms in Schedule 2 with modifications as it may deem fit to suitable changes के साथ. And what are the duty of the liquidator to make account for expenses? Well, it is mandatory for the liquidator to keep the receipts. याद रखना जो भी खर्चा होगा including टैक्सी ऑटो का भी उसका प्रेफरेबली अकाउंट या डिटेल्स हो सके तो पेटीएम करने का ताकि उसकी रिसीट्स आप रख सको. आज के तारीख में यही कॉर्पोरेट में बोलते हैं. सो इफ यू आर हायरिंग अ टैक्सी और समथिंग पेटीएम और फोन पे यूज दैट सो दैट वी गेट अ रिसीट. नहीं तो पहले वो मिलती ही नहीं थी ना. मैं टैक्सी से गया, मैं ऑटो से गया, आई गॉट अ 505 रुपीज का चार्ज. मैं गया होगा ट्रेन से. तो पहले वाउचर्स ऐसे ही बनते थे, अब आपको पेटीएम का वो रिसीट का वो देना पड़ता है. ओके क्योंकि आज के वर्ल्ड में क्या हो गया है, आपका वाउचर भी ई वाउचिंग हो गया है. तो आपको कंपनी के ऐप पे उसको ई वाउचिंग में पुटअप करने का, अटैच द पेटीएम रिसीट और फोन पे रिसीट एंड डन. फिर आपको उतना रीइंबर्समेंट मिल जाएगा, वो भी आपके पेटीएम फोन पे ही. वो भी हाँ वो बन सकता है. बनाने के लिए तो बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन दैट्स हाउ इट इज डन. ओके आपके विजिट भले वो रिसीट डमी बनता होगा लेकिन आपका विजिट तो कंफर्म था ना. आपने क्लाइंट से मिलके आया या जहां से मिलके आया वो तो कंफर्म था ना बस. ओके forms of maintaining registers. The registers in the books has to be maintained in the form which is indicated in Schedule 1 with such modifications as may be maintained and duty to keep expense. अच्छा what about the engagement of professionals? क्या बाहर वालों को ले सकते हैं CA, CS? Yes. Who may be appointed as a liquidator? The liquidator may engage of professionals to assist him to discharge the duties and functions and reasonable remuneration. So CA, CS की firms को आप hire कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. ठीक है. Who cannot be engaged as a engaged by the liquidator? Professional cannot be engaged who is the related party or served as an auditor for the preceding 5 years. इनको आप एंगेज नहीं कर सकते. नहीं तो लिक्विडेटर तो खुश हो जाएगा, खुद भी काम कर रहा है, रिलेटिव को भी काम दे रहा है. ओके जैसे मेरे को याद आता है, मेरा दोस्त अपने रिलेटिव को बोलता है, अरे किधर बैठा है, जयपुर, इधर आजा बहुत काम है. सो बुला लेते हैं गांव से. And disclosures by professionals. Well, disclosures about the existence of any pecuniary or personal relationship with any of the stakeholders of the corporate person has to be made aware to the liquidator. So जो भी professional appoint हो रहा है उसको एक declaration डालना पड़ता है that I and the liquidator are not interested parties, we are not related parties, हमारा कोई लेना देना नहीं है, we are professionals independent of each other. Okay. Consultation with stakeholders, yes, it is the duty of the stakeholders to extend the support and all the assistance to the liquidator and particulars. Liquidator shall maintain the consultation with the stakeholders also. Simple है फटाफट. And extortion credit transaction, अब ये आपको मालूम है what is the extortion credit transaction. So अगर ये पता चला liquidator को कि कंपनी में ऐसे transactions है, so they will require the corporate person, okay, that the exorbitant terms has been provided, या unconscious full term has been provided, then the transaction shall be noted and that will be informed to the required NCLT also. Okay, sir, the company has entered into an extortion credit transactions. ठीक है. Public announcement by liquidator. The form of public announcement, Form A. Invitation to call upon stakeholders to submit the claim and last day has to be 30 days from the date of commencement. Publication in one English regional language newspaper where the registered office is there, on the website of the corporate person, website of the board, IBBIK. Clear? As you can see सारा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप पे प्रोसेस चल रहा है. इसमें एनालिसिस कुछ खास नहीं है, प्रोसेस पे प्रोसेस चल रहा है. What about the claims? Well, proof of claim. Any person who claims as a stakeholder has to prove the claim with the interest. तो अगर कोई बोलता है सर मेरा कंपनी पे 10,000 रुपया बाकी है, तो ठीक है, आपका परचेज ऑर्डर कब था, इनवॉइस कब था, सेल्स ऑर्डर कब था, किस तारीख को भेजा था, सारे प्रूफ दीजिए. बोलने से काम नहीं चलेगा. ओके कंपनी का चाय वाला भी आके बोलता है सर मेरा भी तो बाकी है ना 5,000 रुपया.
अब वो बेचारा परचेज ऑर्डर वगैरह कहाँ से देगा? वो सबसे बड़ा ट्रबल है। तो छोटे लोग जो होते हैं ना, जो बहुत छोटे काम में रहते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, ये वो सब, उनका वो खत्म हो जाता है। तो उनके लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए तो चल फिर भी अच्छा है कि सिक्योरिटी एजेंसी होती है, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट घर कंपनी में झाड़ू पोछा करने वाले, कंपनी के चाय बेचने वाले, उन लोगों का क्लेम सबसे बुरी तरह मारा जाता है। तो कंपनी में जो चाय, कई लोग कंपनी में नीचे टपरी वाले से चाय मंगाते हैं, तो उस कई लोगों का बिल चल रहा होता है, तो चाय वाले को बोलना पड़ता है, तेरा है ना कंपनी पे क्लेम नहीं है, उस पर्सन पे है, जाके मांग। उसने चाय पी ना, कंपनी तो पी नहीं सकती। ओके। लेकिन यस, कई कंपनी में मैंने देखा है कंपनी डज द रीइंबर्समेंट्स। ओके। एक एक इंसिडेंट भी याद आया था। वॉलंटरी लिक्विडेशन जैसा ही प्रोसेस चल रहा था, और नीचे से चाय हम लोग ने मंगाई, तो चाय वाला बोलता है, नहीं सर, नहीं देने का है। मैं बोला क्यों, क्या हुआ? और पिछला पैसा नहीं दिया है कंपनी वालों ने। टेंशन नहीं, कितना बाकी है? सर कुछ मिला के 2000 कुछ ऐसा रुपया बाकी है। टेंशन नहीं, कॉस्ट टू लिक्विडेशन तू भेज। ये भी ऐड करेंगे, वो भी ऐड करेंगे। किस किस से बाकी है, बस तू नाम दे सबका, फिर वो हम सबसे वसूलते हैं बराबर। So claims by the OC, forms to be filed. That is, operational creditors को, other than the workman category, they have to file form number B. अच्छा, अलग अलग फॉर्म्स आएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ओसी फॉर्म फॉर्म बी होता है, ओसी फॉर्म फॉर्म बी होता है। ऊपर जो आप फॉर्म देख रहे थे, दैट इज पब्लिक अनाउंसमेंट। अब क्लेम्स आने शुरू हो गए। इनको क्या क्या प्रूफ देने का है? एक तो आयु का रिकॉर्ड, एक तो आयु का रिकॉर्ड, और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड अगर है, नहीं तो टर्म शीट एग्री की थी वो, नहीं तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल के वो लोग केस जीत चुके हैं, उतना पैसा लेने का है, नहीं तो फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये रिकॉर्ड सबमिट करना होगा प्रूफ ऑफ क्लेम के साथ। फॉर्म बी, फॉर्म बी। ओके। वैसे लिस्ट ऑफ फॉर्म्स नीचे है, डोंट वरी, पर फिर भी बता रहा हूं। फिर एफसी को देना होता है फॉर्म सी, एफसी को देना होता है फॉर्म सी। एफसी को प्रूफ में क्या देने का? फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके हिसाब से, और आयु का रिकॉर्ड, आयु का रिकॉर्ड और फॉर्म फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, एविडेंस के इतना ड्यू बाकी है, एविडेंस कितना ड्यू बाकी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट which has not been settled as yet, and the order of the court or tribunal कि जिसमें वो जीत गए, जितना पैसा लेना बाकी है, डीआरटी का ऑर्डर, जिसका भी ऑर्डर है उनके पास। वर्कमैन का क्लेम ओसीएफसी में नहीं जाएगा, फॉर्म डी। वर्कमैन का क्लेम ओसीएफसी में नहीं जाएगा, फॉर्म डी। ओके। उसको क्या क्या चाहिए फॉर्म डी के अंदर? अच्छा, वर्कमैन को जो प्रूफ ऑफ क्लेम है वो फॉर्म ई में देना है। उनको जो अपना क्लेम है, वर्कमैन की लिस्ट फॉर्म डी में जाती है, उनको प्रूफ ऑफ क्लेम फॉर्म ई में देना है, प्रूफ ऑफ क्लेम फॉर्म ई में देना है। वर्कमैन को क्या चाहिए? एक आयु को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब कुछ कंपनीज के वर्कमैन को पता है और कुछ को नहीं पता है। ओके। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं, वर्कमैन का क्लेम हम फॉर्म डी में लेते हैं, ई में एम्प्लॉयज का क्लेम लेते हैं। वर्कमैन का क्लेम एक्चुअली हम फॉर्म डी में लेते हैं, ई में एम्प्लॉयज का, क्योंकि वर्कमैन और एम्प्लॉयज है। तो एम्प्लॉयज का क्लेम जनरली हम लोग ई फॉर्म में लेते हैं, ओके, प्रूफ ऑफ क्लेम्स के साथ। और वर्कमैन का क्लेम फॉर्म डी के साथ भी प्रूफ ले लेते हैं, तो भी ये बात चल जाएगी। अच्छा, उनको बेचारे को अगर नहीं पता आयु को क्या इन्फॉर्म करना चाहिए, तो एज ए लिक्विडेटर हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है पहले आयु को। आयु कंफर्म कर दे तो फिर उसके बाद आगे। अच्छा, अदर चीजें, आपका एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कब आए थे, कब रहे थे, एविडेंसेस दिखाओ डिमांडिंग द पेमेंट एंड अदर ऑर्डर्स एंड कोर्ट का, अगर आपने लेबर कोर्ट यहाँ पे कोई जीता है, बैक वेजेस वगैरह, तो उसका ऑर्डर चाहिए। और चाय वाला, हाँ, चाय वाले को हम लोग इधर कवर कर देंगे, फॉर्म एफ। इसलिए बोला आजा रे, तेरा क्लेम कवर कर देंगे फॉर्म एफ में। तो ना ओसी है, ना एफसी है, ना वर्कमैन है, ना एम्प्लॉय है, ओके, कोई बात नहीं, तो आप इधर आ जाओगे। उसी तरह इधर पता है और कौन आते हैं? सोसाइटी का मेंटेनेंस वाला। ना ओसी है, ना एफसी है, ना वर्कमैन है, ना एम्प्लॉय, सोसाइटी का मेंटेनेंस, फॉर्म एफ। ओके। सो यहाँ पे द पर्सन स्टेक होल्डर्स को फॉर्म एफ में देने का, आयु को इन्फॉर्म करने का, अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट दे आर नॉट पेड, एक एफिडेविट साइन करवा के लेने का उनसे, एंड डॉक्यूमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड अदर। तो हमने चाय वाला से एफिडेविट साइन करवाया था एक्चुअली, हाँ, और नोटरी भी करवाया था। भाई पैसा देने का है तो फिर करवाना पड़ेगा ना। तो हमने चाय वाले से एफिडेविट साइन करवाया, उसका नोटरी करवाया, फिर जाके उसको पैसा दिया है, फॉर्म एफ।
ओके, सो आई वाज टू हैप्पी। तो सीजन में काफी सारे फ्री कप्स और भी पुलाया है। ओके, नाउ प्रूविंग द सिक्योरिटी, तो याद रखना ये सारे फॉर्म्स थे क्लेम्स के। अच्छा, अगर किसी का सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, मतलब सिक्योर ट्रेडर बोलता है दिस एसेट्स बिलोंग्स टू मी, ओके, then they have a security interest in the secure creditors. Please submit me the records with the IU, certificate of charge with the ROC, registration of charge with central registry and other relevant documents. तो हम admit करें कि ये assets आपके पास secured है, ये assets आपके पास secured है। Okay? अच्छा, what about bills of exchange and promissory notes which are outstanding for payments, negotiable instruments? In that case, if any person seeks to prove the bills of exchange and promissory note, okay, from the corporate debtor liable to pay, they have to prove it before the, because bills का कई बार भरोसा नहीं होता है, दिखने में तो प्लेन बिल है, साइन किया हुआ है बस, तो भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रूव इट कि ये कब, किस रिस्पेक्ट में, किसके साथ एग्जीक्यूट किया गया था, क्यों दिया गया था। ओके, what about substantiation of claim? Liquidator can call any other evidence as he deems fit for to know the claim. अच्छा, cost of process कितना होगा? The claimant shall bear the cost of liquidation process. The cost has to be incurred by the liquidator for verification and determination claim, which will be forming the part of liquidation. Okay, if the claim is a part of the claim to be false, then endeavor shall be done to recover the cost. तो मतलब जिसने claim किया है, और कई लोग हैं ऐसे, यस कई लोग हैं ऐसे जो बहती गंगा में हाथ पांव नाक कान मुंह हाथ सब धोना चाहते हैं। क्लेम का इनविटेशन आ चुका है, पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, कुछ भी फॉल्स क्लेम डाल देते हैं, कोई कौन सा इनवॉइस कौन सी चीज, और हम वो पर्सन को चेक कर रहे हैं, साला इसका नाम तो दूर दूर तक लिस्ट में नहीं है, 2-3 साल में कहीं नहीं दिख रहा है क्रेडिटर, ये कहां से क्लेम मार रहा है। ऐसे फॉल्स क्लेम करने वाले बहुत आते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, कुछ लोगों का ये बिजनेस है, ठीक है। सो ये चेक करना कि क्या उनका क्लेम जेन्युइन है, क्या उनका क्लेम डिटरमाइन किया हुआ है। ओके, सो एंडेवर हैज टू बी डन टू वेरीफाई द क्लेम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ क्लेम्स, ठीक है। ऐसे फॉल्स क्लेम करने वाला, एक क्लेम का बताता हूं, किसी ने वो पुराना पुराना बिल्स और ये सब भिजवाया था, अब उनका जो बिल का आया था तो पेपर थोड़ा ब्राउनिश था, तो ये सब हम लोग देख के थोड़ा है ना, यार इतना पुराना बिल दिखा रहा है, और समथिंग लाइक 3 साल पुराना विद इन लिमिटेशन पीरियड ही दिखा रहा है, लेकिन क्रेडिटर्स की लिस्ट में 3 साल में भी कहीं पे भी उसका नाम नहीं है, ये बोलता है मैंने बिल रेस किया है, ये देखिए पेपर भी पुराना हो गया है, समझ में नहीं आ रहा था। तो कंपनी के डायरेक्टर्स से भी हम लोग ने पूछा, वो बोले नहीं, वी डोंट रिमेम्बर एनी सच बिल्स, हमने किसी का ऐसा पेमेंट नहीं करने का है। और वो वहां से फोन कर करके बोले जा रहे हैं नहीं, द पेमेंट इज ड्यू, पेमेंट इज आउटस्टैंडिंग। तो ये समझ में आया नहीं, तो हम लोग ने क्या किया, वो पेपर जो था ना, वो पेपर को रखा था, तो एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे वो रहते हैं ना, इधर नीचे लाइट लगी रहती है, तो पेपर ऐसे पड़ा था, लाइट ऑन करके हम लोग बैठे ही थे, तो पेपर लाइट ऑन करने के बाद ना मालूम पड़ा कि कुछ अलग कलर का कलर दिख रहा है। तो हम लोग उस टाइम पे थोड़ा सरप्राइज हुए कि पेपर का कलर थोड़ी ना चेंज हो सकता है। तो समझ में आया नहीं, तो किसी से पूछा भाई ऐसा क्या होता है, तो उसने बोला ये पेपर है ना, बनाया गया है, ये है प्लेन वाइट पेपर, इसको किसी ने, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर तरीके का तेल आता है, तेल लगाया और काउडंग में रखा, और उसके बाद इसको थोड़ा सा सुखा के आपको भेजा गया, तो दिखेगा ये पुराना पेपर, लेकिन लाइट में इसका शेड्स चेंज हो जाएंगे। फिर हम लोग ने सामने वाले को बोला एक काम करो सर, आपका जो क्लेम है ना, सो आप ऑफिस में आइए, प्रूफ वूफ लेके आइए, हम चेक करते हैं। वी रोट दैट, और हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर रखा था, तो ये आया ही नहीं। उसके बाद हमने 3-4 कॉल किए, फोन भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं इसको कहां से पता चल गया, या इंटरनली कोई ऑफिस वाला था बता दिया। ओके, तो इस तरह के झूठे क्लेम करने वाले भी बहुत है, यस। और ये पेपर वेपर पता नहीं कहां से ये लोग ऐसे करके निकाल के ले आते हैं, ऐसे पेपर दिखता है जैसे ऐसे लगता है 3-4 साल पुराना पेपर है,
होता है ना, पेपर एकदम ऐसे ड्राइश हो जाता है, 3-4 साल के डेट वेट लिखी हुई है, और डायरेक्टर्स बोलते हैं हमको याद नहीं है ऐसा कोई केस ही हुआ था। सी, तो दैट्स व्हाट आई सेड, बहती गंगा में मुंह हाथ कान नाक सब धो देते हैं इन लोग, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स में बहुत श्योर होना चाहिए, बी डैम श्योर कि आपको इसको पैसा देना ही देना है। ओके क्योंकि कंपनी के पास सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट है, सबको पैसा देने की बात उठ रही है, तो हर कोई क्लेम करने आ जाता है। ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम, द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी डिटरमाइंड इज नॉट प्रिसाइज ड्यू टू एनी कंटिजेंसी, देन शेल मेक अ बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ क्लेम। ओके, अब अपने को तो कंपनी बंद करनी है, कंटिजेंसी चल रही है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। जैसे कभी कभी होता है कस्टम्स में कोई माल पड़ा है, माल रिलीज करना है, आप कस्टम्स की ड्यूटी का क्लैरिटी आ नहीं रही है, तो कस्टम्स वाले से बोला कि भाई एक काम बताओ, टेंटेटिवली कितना होगा, उतना अमाउंट हम प्रोविजन में रख देते हैं, फिर आएगा तो उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे। ओके, डेट इन फॉरेन करेंसी, ये भी बहुत बड़ा झंझट है। दैट इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी, ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। अब होता क्या है, मैं आज के हिसाब से रख देता हूं, एक्सचेंज रेट फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, वो हेज करके रखना होता है कि आई हैव टू हैव अ 10 to 12% एस्केलेशन क्लॉज, कि मार्केट में करेंसी का रेट कितना परसेंट चेंज होता है। तो अगर मैं आज के हिसाब से प्रोविजन करके रखता हूं, लेकिन जब मैं उसको पेमेंट करूंगा वो डॉलर्स में जाएगा, अब उस टाइम पे एक्सचेंज रेट क्या होगा, बराबर। तो उतना मेरे को जो वॉलेटिलिटी होती है उसके हिसाब से एस्केलेट करके रखना होता है कि इतना एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। देन, और हाँ प्लस उसके अंदर वो चार्जेस, बैंक चार्जेस अलग से। एंड पीरियोडिकल पेमेंट्स, इन केस ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर पेमेंट्स द क्लेम ओनली फॉर अमाउंट्स अनपेड हैज टू बी गिवन। तो अगर किसी को हम इंटरेस्ट दे रहे थे, जितना लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट तक आउटस्टैंडिंग था उतना ही पे करना है, उसके बाद नहीं। ठीक है। और पेबल ऑफ द फ्यूचर टाइम, दैट इज मे पे प्रूव द क्लेम टू बी पेड नॉट इन लिक्विडेशन कमेंसमेंट विद फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, इसको समझो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। आपका कॉन्ट्रैक्ट आज से 6 महीने बाद का था, जिसमें शायद आपको पेमेंट आ सकती थी या पेमेंट कंफर्म्ड है आएगी, आपने उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। अब 6 महीने के बाद मुझे उसे पे करना है, 6 महीने के बाद मुझे उसे पे करना है एक पर्टिकुलर अमाउंट। उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, मैं उसको आज पे करूंगा, मैं तो लिक्विडेशन कर रहा हूं, 6 महीने के बाद मैं हूंगा ही नहीं, आई विल नॉट बी इन एग्जिस्टेंस ऑफ 6 months हेंस ना। तो 6 महीने के बाद अगर मुझे 1 लाख रुपया पे करना है, तो वो किस इंटरेस्ट रेट पे, उसका पीवी फैक्टर निकालो, तो प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से कितना। तो एफ इज इक्वल टू एक्स 1 + r⁻n, x इज नथिंग बट एफ, तो x की जगह पे एफ लिखो तो भी एक बात है, f डिवाइड बाय 1 + 1, एंड व्हाट इज पीवी, सिंपल, पीवी इज इक्वल 1 + r⁻n इज एफ। ओके, ये एफएम में करते थे फ्यूचर वैल्यू। तो ये वही बोल रहा है कि जिसका पेमेंट आपको फ्यूचर में करना है पर अपनी कंपनी नहीं रहेगी, तो प्रेजेंट के हिसाब से उसको क्या वैल्यू देनी है। आई वॉन्ट गिव हिम 1 लाख बिकॉज 1 लाख तो वो फ्यूचर में कमाने वाला था, तो प्रेजेंट के हिसाब से उसकी क्या वैल्यू है एज पर द कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, उतनी पे करके खत्म करो। अब ये डिपेंड करेगा फैक्टर्स के ऊपर, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या था। अगर नहीं तो फिर मैं कंटिजेंसी में डाल दूंगा ना बॉस, देन आई विल बुक इन कंटिजेंसी, प्रोविजंस करके रख दूंगा। अगर मुझे फ्यूचर का पेमेंट एडमिटेड है टू बी गिवन इन दैट इवेंट, बट दैट हैज टू बी गिवन 6 months hence, तो आई विल डू इट प्रेजेंट वैल्यू, कि मैं 6 महीने के बाद इंटरेस्ट कंपोनेंट लगा के उतना होता है ना। तो आर इज अ इंटरेस्ट कंपोनेंट, एन इज अ पीरियड, है ना, n is a period during the distribution, r is a rate of government yield, and x is a admitted claim जो फ्यूचर वैल्यू है। ओके, तो कंपनी एडमिट्स कि हाँ भाई हमें इसको इतना पैसा देना है, पर अभी नहीं, फ्यूचर में। तो ठीक है, अभी के हिसाब से कितना। एंड म्यूचुअल क्रेडिट्स इन सेट ऑफ, ये भी होता रहता है, मुझको तुझसे इतना लेना है, तुझको मुझसे इतना लेना है, चल सेट ऑफ। ओके, so mutual dealings between the corporate person and other persons shall be set off against the dues.
There is X owes 100 rupees to the corporate and the person owes 70. So set off is 30 rupees payable to X. काम खत्म. ओके तो ये सेट ऑफ वाला क्लेम चलता रहता है. ठीक है, तो ये हो गए बाकी के प्रोविजंस. अब आते हैं वेरिफिकेशन. व्हाट इज द टाइम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स? इट हैज टू बी वेरीफाइड विद इन 30 days from the receipt of the claim. Either admit or reject. अगर आपने रिजेक्ट किया तो अपील हैज टू गो टू adjudicating. The party may appeal to the adjudicating authority against the decision of the liquidator. What about the list of stakeholders? First prepare the contents of the list. Then prepare the list of stakeholder with proof of claim that is given. पूरी एक्सेल शीट बनती है. इसने क्या 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 प्रूफ दिया था, कब क्या दिया था, सब. The amount of claim, the extent of debt, the detail and the proof which is admitted. ये पूरा बनेगा. What is the timeline for preparing the stakeholders comment? So timeline is when the claim is filed by the stakeholder shall prepare the stake within 45 days. When no claim is filed by the stakeholder, then no claim from the creditors has been received till the last day of payment of claim shall prepare the list of stakeholders within 15 days of its receipt. Okay? सो अगर सामने वाला क्लेम फाइल कर रहा है तो 45 डेज में आ जाएगा. अगर वो क्लेम फाइल नहीं कर पा रहा अभी किसी वजह से, लेकिन बाद में कोई ऑर्डर लेके आता है कि ये रहा देखिए मेरा क्लेम, मैं सच बोल रहा था, ओके फाइन, देन उसका क्लेम लिस्ट में 15 डेज में ऐड किया जाएगा. ठीक है. List of stakeholders for inspection. Yes, every and any stakeholders can inspect the claim and proof of claim. They can inspect the members, partners, directors, guarantors can inspect it, displayed on the website and displayed on the website of the board also. So सब कोई check कर सकता है. Okay. So that is all about verification of claims. Okay. अब आते हैं realization of assets. सो रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स काफी हद तक आपको याद होगा, लिक्विडेशन के अंदर आप एसेट्स बेचते हैं एज अ गोइंग कंसर्न और अदरवाइज. सो मैनर ऑफ सेल विच इज अप्रूव बाय द कॉर्पोरेट डेटर. तो लिक्विडेटर में वैल्यू द एसेट्स in the manner mode where the compliance is there as per the statute that all the assets of parcel or sets. तो ये डिपेंड करता है, एक एक एसेट बेचेगा, पूरा का पूरा पार्सल बना देगा या सेट वाइज बना देगा. ओके, मशीन्स टुगेदर, इमूवेबल प्रॉपर्टी टुगेदर, ये टुगेदर ऐसे करके. तो ये डिपेंड करता है आप कैसे भी तरीके से एसेट्स बेच सकते हो. एंड रिकवरी ऑफ मनी इज ड्यू. वेल, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू के हिसाब से लिक्विडेटर शैल एंडेवर टू रियलाइज द एसेट्स ड्यू फ्रॉम द कॉर्पोरेट बेटर इन द टाइम बाउंड मैनर फॉर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन. आइडिया वही है, ज्यादा से ज्यादा पैसा निकल के आए फॉर द गिवन एसेट्स. Liquidator to realize the unpaid call also. Yes, liquidator has to realize the dues from the contributory. तो अगर आपका कॉल पेंडिंग है तो वो भी रिकवर होगा. ओके. And realization of unpaid calls in call scenario. Liquidator is entitled to call and realize the unpaid call also or call scenarios. He shall exercise the power notwithstanding the charge, encumbrances or unpaid call. कोई भी लोन, कोई भी बाकी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अनपेड कॉल तो कॉल फुल्ली पेड करने के बाद ही हम पूरा का पूरा रिडम्पशन करेंगे. आफ्टर 15 days of demand notice will be served on the contributory, and along with the right to serve the demand notice, the liquidator is vested with the right to hold all the money realized, okay, for if any of the holder of such charge or income. ठीक है. So in other words, जिसका भी कॉल बाकी है, ओके, उससे पैसा रिकवर करने के लिए डिमांड नोटिस इशू करेंगे और रियलाइज करेंगे. अगर वो बोलता है कि सर मेरे ऊपर किसी का लोन बाकी है, इनकम्बरेंसेस बाकी है, सो एंड सो मेरे शेयर्स प्लेज में पड़े हैं, मेक्स नो डिफरेंस. पहले कॉल पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जिसका इनकम्बरेंस जो बाकी है वो देखेंगे. ओके. Distribution to be made to the contributory. No distribution shall be made to contributory unless the contributory has paid the unpaid calls. तो कोई भी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स पैसा नहीं मांग सकता जब तक वो अनपेड कॉल्स का पेमेंट नहीं करता. अब फाइनली proceeds to be distributed. All money to be paid to the bank account. तो open a bank account. Yes, the liquidator will open the bank account. सारा in the name of the corporate person in a scheduled bank for the receipt of claims. He will deposit the realized amount in the next working days. The liquidator will put to the credit of the bank account all monies, checks, demand draft received by him, and realization of each day has to be deposited in the next month, not later than next working day. Use of the deposit, the money shall be used in accordance with the waterfall mechanism only. Okay?
check or online payment, yes, all payments on account of liquidator above 5,000 shall be from check only. हाँ, कैश में पेमेंट होगी तो 5,000 से कम होगा तो ही कैश हो सकता है, नहीं तो सब चेक या ऑनलाइन. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? द प्रोसीड्स फ्रॉम द रियलाइजेशन विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द स्टेक होल्डर्स. ओके, सो जब सिक्योर ट्रेडर्स का पूरा पेमेंट मिल गया 30 days में उनको दे दिया जाएगा. फिर वाटरफॉल अरेंजमेंट में अनसिक्योर्ड एफसीज, उनका पूरा पेमेंट रियलाइज हो गया, उनको दे दिया जाएगा. ऐसे तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट आई का पेमेंट मिल गया, वर्कमैन एंड सिक्योर ट्रेडर्स इनका पूरा पेमेंट रियलाइज हो गया, इनको दे दिया जाएगा. तो वाटरफॉल अरेंजमेंट में जैसे जैसे पेमेंट रियलाइज होते जाएगा वैसे वैसे हम पे करते जाएंगे. ओके, इन द 30 days ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ प्रोसेस. अब समझ में आया? तो मेरे पास इतना पैसा आ गया है कि मैं इसको पेमेंट कर सकता हूं, तो वो पेमेंट कर दूंगा. हाँ, तो ताकि वो एंट्री खत्म. क्लियर? डिडक्शन ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट, यस, द कॉस्ट शैल बी डिडक्टेड बिफोर द पेमेंट. ताकि लिक्विडेशन वाला, एक्चुअली क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, द आई इज पेड लास्टली नॉट फर्स्टली. क्योंकि मैं कैसे बताऊं लिक्विडेशन कॉस्ट में और कितना खर्चा आने वाला है? तो आई इज एक्चुअली पेड लास्टली एंड नॉट फर्स्टली. लेकिन क्या होता है, जैसे टीडीएस कटता है ना, वैसे लिक्विडेशन प्रोसेस कॉस्ट काटना होता है और बाकी का देना होता है. तो जैसे मैं वर्कमैन एंड सिक्योर्ड वाले को माइनस लिक्विडेशन कॉस्ट करके नेट अमाउंट दे देता हूं, और ये लिक्विडेशन कॉस्ट अलग से पड़ा है, या अभी लेना है तो ले लिया. फिर मैं अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर लेता हूं, फिर उसमें लिक्विडेशन कॉस्ट काटता हूं, फिर उसका पेमेंट होता है. फिर मेरा ओसी का क्लेम आता है, उसमें लिक्विडेशन कॉस्ट कटता है, फिर पेमेंट होता है. तो इसलिए बोला हर किसी पे बर्डन गिरता है, बिकॉज आई इज एक्चुअली पेड लास्टली. ओके, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट जो है वो एकदम लास्ट में जाती है, क्योंकि हर एक एंगल से वो पेमेंट हो रही है ना. एंड रिटर्न ऑफ मनी, यस, the stakeholder shall forfeit return any monies which is received which is not entitled and subsequently become not entitled. अगर किसी को अभी पैसा नहीं मिलने वाला था या फ्यूचर में नहीं मिलता है, उसको कोई भी पैसा मिला है वो वापस देना होगा. दैट इज, लिक्विडेटर ने गलती से पेमेंट कर दी इसको, फिर क्या मालूम पड़ा कि इसका तो क्लेम था ही नहीं, इसका तो क्लेम कब का पे हो गया था, और ही इज लाइक मैडम आपने बताया ही नहीं, पैसा वापस. क्लियर? तो कई बार ये गलती होती है, यस, प्रोसेस में गलतियां हो जाती है कि कभी कभी हमारे बुक्स के आउटस्टैंडिंग में क्रेडिटर था, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर या उस ब्रांच वाले ने पेमेंट कर दी थी, हम बुक्स में क्रेडिटर कैरी कर रहे हैं. क्लियर? बाय द टाइम दैट ब्रांच वाला इन्फॉर्म्ड अस कि उसकी पेमेंट हो गई थी, हम रेडी करके बैठ चुके थे. तो ये इशू हो जाता है कि कभी कभी पेमेंट भी हो जाती है और बाद में पता चला, तो यू कैन रेक्टिफाई द सेम. ठीक है? कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस कॉस्ट, तो देखो 270 90 डेज है. अब देखो यहाँ पे 12 मंथ्स भी आता है. द टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस कॉस्ट इज 270 और 90 डेज इन प्लेस ऑफ 12 मंथ्स. द लिक्विडेटर शेल एंडेवर टू कंप्लीट द प्रोसेस. क्रेडिटर्स होंगे तो 270 डेज, नहीं तो नो क्रेडिटर्स 90 डेज. ओके, लेकिन बाय चांस अगर आपका मोर देन 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम लग रहा है, इन द इवेंट, देन हर 12 महीने में शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी पड़ती है. जब तक, अभी जैसे ये टाइम पे मेरे को 12 महीने लग गए, नेक्स्ट 12 महीने में सब बिक गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से 12 महीने के बाद मीटिंग. सो यहाँ पे होल्ड द मीटिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज विद इन 15 डेज ऑफ एंड ऑफ 12 मंथ्स. ओके, एंड एट द एंड ऑफ एवरी सक्सीडिंग डे, एंड प्रिपेयर द, ये लो आ गया, एनुअल स्टेटस रिपोर्ट्स. कि क्यों नहीं बिक रही थी एसेट्स मेरी? सर लिस्ट बन गई है, एसेट्स बन गया है, स्टेक होल्डर बन गया है, अनसोल्ड एसेट्स रेडी है, मटेरियल लिटिगेशन और ये सब चल रहा है. अगर कहीं किस पे लिटिगेशन चल रहा है और वो लिटिगेशन की वजह से टाइम लग रहा है, तो फिर तब तक रुकना पड़ेगा. ओके, and what is the enclosure to the annual report? The audited accounts showing the receipts and payments will be enclosed to the annual reports. तो 12-12 महीने को ऑडिट करना पड़ेगा, यस. और अगर सारे एसेट्स बिक गए तो बन गया फाइनल रिपोर्ट. ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ लिक्विडेशन शोइंग द रिसीट्स एंड पेमेंट, statement demonstrating the asset disposed of, debt discharge and no litigation pending, and a sales statement that cost of realization, manner, mode, explanation and value and the person sale is made and any other relevant points, ये final report में आता है.
फाइनल रिपोर्ट के बाद आपकी कंपनी का लिक्विडेशन 100% कंफर्म्ड है, ठीक है। एंड फाइनल रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी। एंड सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट के अंदर द लिक्विडेटर शेल सबमिट द फाइनल रिपोर्ट इन फॉर्म नंबर एच, ओके। एंड कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट, वेल ये एक सिमिलर टू आईपीएफ अकाउंट बनाया हुआ है, जिसमें अगर आपकी कंपनी का कोई भी क्लेमेंट डिविडेंड वगैरह नहीं है तो आईबीबीआई ने ये अकाउंट बनाया है, इसमें पैसा जाएगा, सिमिलर टू आईपीएफ। तो क्या है, आईबीबीआई शेल मेंटेन एन अकाउंट कॉल्ड एज कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट, that until the corporate voluntary liquidation account is operated, the board shall operate the similar bank account in the scheduled banks. Okay? अब इसमें क्या क्या जाता है? Any unclaimed dividend, undistributed proceeds will be deposited in the accounts. Okay? ये नया नया ताजा ताजा सिस्टम है, ये पहले नहीं था, इसलिए 2022 में ऐड हुआ है, इसलिए आपके बैच को ये लगेगा, पहले के बैचेस को ये नहीं था, कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट। ओके, 15 डेज ऑफ अनक्लेम डिविडेंड्स वगैरह सब जो भी कुछ है वो भी सब इसमें डिपॉजिट होंगे विद ऑल द इनकम जनरेटिंग। इंटरेस्ट इन डिले पेमेंट ऑफ डिपॉजिट सब इसमें डिपॉजिट होगा। आपके डिपॉजिटर्स हैं, क्लेम नहीं कर रहे, सब इसमें आएगा। सबमिशन ऑफ एविडेंस ऑफ डिपॉजिट ऑफ अकाउंट रेगुलेटरी, ओके, कोई भी अथॉरिटी का कोई भी पैसा जो बच गया वो सब इसमें आएगा। ओके, रिसीट्स ऑफ डिपॉजिट्स, जो भी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स है जिसका पेमेंट करना ड्यू हो गया, सब इसमें आएगा। फॉर्म फाइलिंग क्लेम, दैट इज हु क्लेम्स टू बी एंटाइटल्ड, सब इसमें डिपॉजिट होगा। रिलीज ऑफ अमाउंट, द बोर्ड विल रिलीज द अमाउंट एंटाइटल्ड टू विड्रॉवल फ्रॉम द अमाउंट एंड मेक एन ऑर्डर। तो अगर स्टेक होल्डर साबित करे कि हाँ सर मैं ही स्टेक होल्डर हूं, मेरा इतना अमाउंट बाकी है, तो वो अमाउंट रिलीज करके उसको दे दिया जाएगा। Is that clear? And maintenance of ledger, तो यस, जितना भी पैसा यहां पे डिपॉजिट हुआ है उसका लेजर हर पर्सन हर एंटिटी वाइज होगा। ओके, हर कंपनी का अलग अलग लेजर होगा जिसमें मालूम पड़ेगा कितना पैसा आया था और कितना नहीं गया। ओके, एंड नॉमिनेशन फैसिलिटी, दे विल नॉमिनेट द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम आईबीबीआई जो इस अकाउंट की मॉनिटरिंग करता रहेगा, इस अकाउंट को मेंटेन करेगा। एनुअल ऑडिट, यस अकाउंट का एनुअल ऑडिट भी होगा और एनुअल ऑडिट के बाद इट विल बी फॉरवर्डेड टू सेंट्रल। और अगर किसी ने क्लेम नहीं किया विद इन, तो फिर वो पैसा सरकार का हो गया। ओके, आईपीएफ में कितना साल था? 7 years। आईपीएफ में कितना साल था अगर नो पर्सन क्लेम्स द अमाउंट? 7 years, हाँ बराबर था। तो और क्या हुआ? तो 7 years, यहाँ पे 15 years किया हुआ है, बराबर। एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, अगर सारी चीजों को करने के बाद हमें फ्रॉड का बारे में पता चला तो यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सर हमें बेवकूफ बना दिया, देयर इज अ फ्रॉड, और कंपनी ने फ्रॉड नहीं दिखाने के चक्कर में वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर दिया था। कंपनी ऐसे करती है, बिल्कुल करती है। हेल्दी डिक्लेरेशन सॉल्वेंसी, अब देखो होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, होता ये है कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड नहीं, लेकिन कंपनी ने बाहर के लोगों से फ्रॉड करके रखा हुआ है कि कंपनी में पैसा आया, कंपनी हेल्दी है, सबका पेमेंट हो जाएगा और कंपनी के डायरेक्टर्स भी निकल जाएंगे सब लेके, पर बाहर का जो फ्रॉड था, जिनको उन्होंने बेवकूफ बनाया, ये सब किया, वो उन्होंने कंपनी के साथ कर रखा है, लेकिन वो कंपनी के अंदर किधर नहीं दिख रहा है। तो किसी को बेवकूफ बना के फ्रॉड वॉड करके उन्होंने पैसा या कोई ले लिया है, कंपनी के बैलेंस शीट में दिखाया नहीं, रिपोर्टिंग नहीं की है, और उस बेचारे को पता ही नहीं है। ओके, सो कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी ने बाहर वाले से फ्रॉड किया है। तो देर आर टू काइंड ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड इन द कंपनी एंड फ्रॉड डन बाय द कंपनी। ओके, तो फ्रॉड इन द कंपनी नहीं है, तो इसलिए कंपनी हेल्दी दिख रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी सब बराबर दिख रहे, उस चक्कर में कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो गया और बाहर वाले को पता चला, लिक्विडेटेड, आई वॉज नॉट इवन अवेयर, माई गॉड माई मनी।
और ऐसे सिचुएशंस हम लोगों ने देखे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। लिक्विडेशन हो गया और बाद में वो आता है माय मनी, और हम लोग लाइक हु यू, व्हाट योर मनी, फ्रॉम वेयर हैव यू कम, आई ओ दिस मच, आई हैव टू कलेक्ट दिस मच फंड्स, ऐसा करके वो अफ्रीकन था आया था एक बार, आई हैव टू कलेक्ट दिस मच फंड्स फ्रॉम द कंपनी, ओके, शो फ्रॉम वेयर हैव यू सेंड द फंड्स, हाउ वाज द रेमिटेंसेस मेड, ये सब प्रूव करो अभी। अब डालो एनसीएलटी में केस, कंपनी का तो लिक्विडेशन हो गया, और सोचो लिक्विडेशन होने के साल भर के बाद आया था वो, तो अब तो ये दूर दूर तक नॉलेज नहीं कि क्या होगा। अब डालो एनसीएलटी, एनसीएलटी एडमिट ही नहीं करने वाला था, वही हुआ, एडमिट नहीं हुआ कंप्लीट। एनसीएलटी का जज बोल रहा था कंपनी इज डिसॉल्व्ड, आई कैन नॉट एंटरटेन द केस नाउ, इट्स गॉन, ही सेड दे हैव डन फ्रॉड विद मी, डालो अभी फ्रॉड का केस। तो एग्जैक्टली पता करना कई बार ऐसा मुश्किल हो जाता है। सी, अब वो फ्रॉड का केस कंपनी के डायरेक्टर्स पे डालेगा और क्या करेगा, कि उन्हीं लोगों ने बनाया ना उसको। ओके, एज अ लिक्विडेटर वी हैव टेकन ऑल द मेजर्स, हमने तो सारा स्टेटमेंट वगैरह सब वेरीफाई करने के बाद, एडवर्टाइजमेंट ग्लोबली एडवर्टाइजमेंट करने के बाद लिया है स्टेप्स। अब वी वर नॉट अवेयर दैट दिस चैप हैज गिवन मनी, मतलब इसका तो कोई स्टेटमेंट दूर दूर तक प्रूफ भी नहीं था कंपनी में, एंड इसने कभी कंपनी में फंड्स दिए हैं उसके लिए कॉलिंग ये वो कुछ किया ही नहीं था, हाउ विल यू नो। ओके, so where the liquidator is of the opinion liquidation is done to defraud and the liquidator is of the opinion the corporate person will not be able to pay the debts. अच्छा, preservation of records, well ये records कितने साल से preserve रखने चाहिए, something like 8 years होते, लेकिन हो सके तो लंबे समय तक preserve रखना पड़ता है। रीजन ये है कि कई बार कई ऐसी सिचुएशन आती है कि पुराने रिकॉर्ड्स अचानक से चाहिए। जैसे एक कंपनी का केस हमारे पास आया था, और केस ऐसा था कि आरओसी ने कंपनी के ऊपर एक्शन लिया है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इतने साल से फाइलिंग नहीं की है। अब मजे की बात, मेरे सीनियर ने कंपनी का वाइंडिंग अप बहुत साल पहले करवा दिया था। लकीली वो सीनियर के रिकॉर्ड्स पड़े थे, तो हम लोग ने जाके सीनियर के उसमें से फाइल निकाली, और आरओसी ने क्रिमिनल केस फाइल रखा है। हमने दूसरी एक डेट ली थी, दूसरी डेट में अपियर हुए, हमने दिखा दिया आरओसी के रिकॉर्ड्स, हमने फाइलिंग किए। आरओसी के वकील का मुंह ऐसे, एंड जज उसको पूछ रहे व्हाट द हेल इज दिस, और वो सीबीआई वाला वो भी था, उसका भी वो भी गया, कंपनी में फ्रॉड है ये है। सर कंपनी का तो वाइंड अप हुए जमाना हो गया, तो कंपनी में फ्रॉड वर्ड कहां से आ गया? तब जज उसको भी पूछ रहा है व्हाट द हेल, ये कौन सा केस बनाया है, तुम लोग फैब्रिकेट कर रहे हो केस फिर। ओके, आरओसी वाला बोलता है हमारे साथ उसने फाइलिंग नहीं की थी, मैं नीचे दिखा है आरओसी की रिसीट है फाइल्ड, एक्नॉलेजमेंट। के पुराने टाइम में क्या होता था, रिसीट जनरेट होती थी और चिपका के रखनी पड़ती थी, तो इट इज रिसीट फाइल्ड। तो फिर ये इश्यूज रहते हैं कि पुराने रिकॉर्ड्स कई बार हैंडी काम आ जाते हैं अगर आपने प्रिजर्व करके रखे तो, नहीं तो कांड से अचानक से कौन सी चीज का किस तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे। और ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में दिखने वाला है, जीएसटी और इनकम टैक्स में भी। 5 साल पुराना आपका रिटर्न मंगवा रहे हैं, 4 साल पुराना, कभी कभी तो 8 साल पुराना मंगाते हैं। ओके, वो तो इग्नोर कर लेगा, वो तो इग्नोर ही कर लेगा। 143 का नोटिस मेरे को भी आया था, इग्नोर, मैं तो रिप्लाई नहीं डालूंगा, बिकॉज पीरियड खत्म हो गया ना, लेट देम फाइल द केस, मैं देखता हूँ हाई कोर्ट में। सो preservation of records, they shall preserve the records and complete the voluntary liquidation. In that case, his appointment as a liquidator, handing over and take over the assignment, initiation of voluntary liquidation, public announcement, verification of claims, all the filings, statutory filings, correspondence, all records वगैरह एक पूरी फाइल बना के प्रिजर्व करके रखनी चाहिए। ओके, हम लोग ने एक ही चीज कर रखी है, ऑफिस में सारी पुरानी फाइल्स है ना, सबका स्कैन कर दिया, सारे पुराने पेपर सब स्कैन करके रखे, उसको क्लाउड पे रख दिए, वो सबसे बेस्ट है। अब जब भी पुराना रिकॉर्ड्स वगैरह चाहिए सब मिल जाता है, एंड थैंक्स टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब तो आप कितने भी पुराने पेपर्स में से डायरेक्ट, पहले क्या होता था पेपर से कॉपी करो ना तो उसका आप कन्वर्ट नहीं कर सकते थे वर्ड एंड एक्सेल में, अब आप सब कर सकते हो।
ओके, तो इजीली। और एक्चुअली आई एम सेइंग, ये पुराने पेपर्स एंड पुराने रिकॉर्ड्स है ना, ये आपको कई चीजों में बाद में काम आते हैं, आइडियाज में, कि यार ये रिप्लाई ये सर ने ऐसे डाला था, दैट कुड बी अ गुड क्लॉज, ये तो सारा चैट जीपीटी भी नहीं दे रहा है। तो ये रिप्लाई ऐसे डालते मजा आएगा। ठीक है, तो ये आपको एक आइडिया दे सकता है। कई बार वो केस पढ़ते पढ़ते समझ में आता है कि हाँ दिस कुड बी अ गुड वन, दिस कुड बी दिस वे, हम इसका ऐसे रिप्लाई कर सकते हैं या वैसे रिप्लाई कर सकते हैं। ये पुराने रिकॉर्ड्स उसके लिए बहुत काम आते हैं। ठीक है, कई बार हम लोग कई केसेस जो ऑनलाइन मनु पात्रा से डाउनलोड करके रेफर कर रहे होते हैं, वो अपने ही केसेस होते हैं जो हमारे सीनियर ने लड़े थे। फिर जाके हम अपने ही सीनियर के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, अरे ये तो केस हमने ही लड़ा था, तो उस टाइम पे हमने क्या स्टेटमेंट दिए थे। तो ये काम आ जाता है, प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स बिकॉज इट विल बी यूजफुल। ठीक है, तो अगर आपके सीनियर्स का आपको कोई पुराना रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, कोई सीनियर अगर यू कैन से ग्रेशियस इनफ है कि आपको रिकॉर्ड्स वगैरह दे रहे हैं, तो प्रिजर्व करके रखना बहुत काम आएगा। अच्छे खासे ड्राफ्ट्स होते हैं, पिटिशंस होती है, ये होता है, बहुत कुछ मिल जाता है उसमें। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स? वेल, मिनिमम पीरियड इज 8 years, और फिजिकल कॉपी होगी तो 3 years. Now, due to the handover of records to the new liquidator, अगर replacement हुआ है, तो you have to hand it over to the new liquidator. And what is the duty of the liquidator to preserve the records? Well, it has to preserve the records to secure the place and to produce as may be required. Details of preservation of records to be filed with corporate debtor. Yes, it has to be filed with the corporate debtor. ओके, सो चैप्टर में कुछ खास तो था ही नहीं, यही सब चीजें थी, इसलिए मैं बोला था ये चैप्टर फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें दो बातें हैं। स्टार्टिंग की बात ये रह गई कि बीएलआरसी वगैरह ने क्या बोला था जब वॉलंटरी लिक्विडेशन डाला था, और इसके पीछे केस लॉ क्या है। केस लॉ भी नहीं बोलना चाहिए उसको, जस्ट। सो बीएलआरसी कमेटी ने क्या बोला था जब उन्होंने ये डाला था? बीएलआरसी कमेटी का ये रैशनल, ये प्रूफ था, ये समझ थी कि दे नीड अ मैकेनिज्म फॉर लिक्विडेशन फॉर नॉन डिफॉल्टिंग कंपनीज। जो कंपनीज अपना डिफॉल्ट नहीं कर रही है उनके लिए कोई मैकेनिज्म चाहिए था, एज एन एप्लीकेशन where the firm has not defaulted the debt and therefore they want to liquidate voluntarily as a gateway to easy exit the company, and that is the reason why voluntary winding up कंपनी लॉ से उठा के आईबीसी में पुट अप कर दिया गया था। पहले वो कंपनी लॉ में था। ओके, उस और सोचो कंपनी लॉ में वॉलंटरी वाइंडिंग अप 5 साल, 5 साल लगते थे। हमको याद है ना, क्लाइंट को इतना बोलते थे, सर 5 साल लग जाएंगे, वो था 5 साल, माई कंपनी इज गुड इनफ, ये वो। तो भी पहला लिक्विडेटर आएगा, एसेट की रिपोर्ट बनने, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनने में 1 साल, फिर जज से बातचीत होगी, फिर जज से हम लोग अप्रूवल लेंगे, फिर एसेट वगैरह डिस्पोज करते करते 1 साल और लग जाएगा। ओके, दूसरा साल के बाद तीसरा साल में फिर हम पेमेंट्स का पुल बना के धीरे धीरे पेमेंट करेंगे, तो तीसरा साल उसी में गया। चौथे साल में हम एप्लीकेशन डालेंगे जिसका एप्लीकेशन लगेगा 5वें साल में। तो 5 साल पकड़ के चलिए, हायर साइड पे इतना लगता ही लगता है। सो दैट इज हाउ वॉलंटरी लिक्विडेशन यूज टू गो। एंड पुराने टाइम पे लिक्विडेटर वाज टू हैप्पी, 5 साल का इनकम आ गई। लेकिन अभी प्रोसेस चेंज हुआ है। ठीक है, IBC triggered the removal of the voluntary liquidation process and inability to pay the debt. And liquidation in case of default in payment or repayment of debt is not directly responsible. So, as opposed to this, in case of no default, in other words, no insolvency, a corporate person can go for. So, अगर आपने default किया है तो there is no question of voluntary liquidation. लेकिन अगर आपने default नहीं किया है, तो आप आराम से liquidation कर सकते हो voluntarily, कोई problem नहीं। And regulatory mechanism क्या है? Well, this is how the regulatory mechanism is. Okay, there is a clear set of procedures to be adopted. Section 59(1) states that the corporate person intends to liquidate, has not committed any defaults, and initiate the proceedings. Yes, and in case the person shall follow the procedural and IBBI voluntary liquidation process will be followed. बात खत्म। वही पूरा पार्ट आप नीचे पढ़ते हुए आ रहे हो। ओके, और ये यहाँ से स्टेप्स। अब इसके पीछे जो केस दिया था वो ये था। हाँ, अच्छा, ये रहा नीचे फॉर्म्स, टेबल के ठीक नीचे फॉर्म्स दिए हुए हैं, A B C D E F G H I।
कौन सा पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर्म है, कौन सा एफसी को देना है, कौन सा ओसी को देना है. ओके फाइन. अब ये केस था, दिस केस वाज निप्पीटियोमा वर्सेस सो एंड सो केस. अच्छा, ये केस में आपको डिस्प्यूट का एंगल नहीं दिखेगा, क्यों? वॉलंटरी वाइंडिंग अप में डिस्प्यूट होता ही नहीं है. आई एम गोइंग वॉलंटरली, फिनिश. तो देयर इज नो डिस्प्यूट एज सच. तो ये केस के अंदर आपको सिर्फ इतना ही दिखता है कि कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ, एनसीएलटी में फाइलिंग प्रॉपर्ली हुई और ये लिक्विडेट हो गया, बस. यू डोंट फाइंड द डिस्प्यूट. ऊपर के जितने भी केसेस आपने पढ़े उसमें डिस्प्यूट था, डिफॉल्ट था, तो झगड़ा था. इसमें डिस्प्यूट झगड़ा कुछ है ही नहीं. ओके क्लियर. सो इस केस में हुआ क्या था? वेल सिंपल था. एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 27 अप्रैल 2007 को, एंड इंजीनियरिंग सर्विस एंड ट्रेडिंग एंड ऑटोमोटिव पार्ट्स में इनकॉर्पोरेट हुई थी. बराबर. फिर हुआ क्या? एट द टाइम इट वाज इन्वॉल्व्ड इन इंश्योरिंग कंप्लायंस, द मेंबर्स इन द ईजीएम डिसाइडेड ऑन 28 सितंबर 2017 टू वॉलंटरी वाइंडिंग अप द कंपनी. उन्होंने ये डिसीजन लिया. अब एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप का डिसीजन होता है, तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप के ऑर्डर में क्या क्या चीजें लिखते हैं, तो ये देखिए. ये लिखते हैं कि द डायरेक्टर्स बाय द एफिडेविट हैज मेड द फुल इंक्वायरी एंड द ओपिनियन दैट देयर इज नो डिफॉल्ट हैज बीन मेड बाय द एसेट्स एंड दैट इट इज बीइंग वाउंड अप to not to defraud the creditors. The affidavit of the so and so has been filed also. The statement has been made by stakeholders, and the detailed payment of various stakeholders and dividend distribution tax has been made. The accumulated profit was so and so, and the share capital was so and so. The independent auditor has also certified that proper books of accounts has been made and they comply with the accounting standards, and there is no pending litigation. Okay, and no long-term contracts of foreseeable losses are there, and no amount is transferred to I pending to be transferred to IPF. ये सब ऑर्डर में लिखते हैं. यस, ये सब ऑर्डर में लिखते हैं. इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर बनता है. ऑर्डर बनाता कौन है? हम लोग ही बनाते हैं. उधर रजिस्ट्रार को ऑर्डर कॉपी देके आनी पड़ती है सॉफ्ट कॉपी में, फिर रजिस्ट्रार उसको सुटेबली मॉडिफाइड करके प्रिंट आउट करके जज को देता है. जज सिर्फ साइन करके दे देता है, खत्म. उसमें अपियरेंस भी कुछ नहीं होती है, खास कुछ नहीं. आपका केस कॉल आउट होगा निम्पिडेओमा, यू आर लाइक ओके, ऑर्डर कलेक्ट कर जा, ठीक, बस हो गया. खत्म. वॉलंटरी वाइंडिंग अप का ऐसा ही होता है. ओके कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस इतना ही बोलता है, ऑर्डर कलेक्ट करके जाने का, बस. The copy of the final report dated 12th of September was annexed, and liquidation process has been conducted on 28 September and 12 September that all the assets of the company been discharged to the satisfaction of the creditors and no litigation is pending. यहाँ तक कि the final report of the liquidator was submitted to the ROC in GNL2 form. The liquidator has filed the petition with the tribunal to order discharge. NCLT has noted the submissions and the document annexed, and it appears to be fair that the company should be completely wound up. The company shall be dissolved from the date of this order. Serve the copy of the order to ROC within 14 days of this. खत्म. That's it. कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत से फिनिश. और इसी तरह एक और केस, योगेश्वर एंटरप्राइज का केस, सेम, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत से खत्म. तो क्या क्या चीजें देखने का? पहला, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ था. द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी ऑन दिस थिंग. The main object of the company and the business is real estate activities, and the board of directors were of the opinion to close down the business of the company for voluntary winding up. बाकी एक चीज बता देता हूँ, बिल्डर लाइन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्डर हो गए हैं, उनको ऐसे लगता है और वो कंपनी कंपनी बना देते हैं और बाद में उसको बंद कर दे. ये योगेश्वर एंटरप्राइज वैसे ही था. ओके कई बार क्या होता है, वो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, घर वर बेचते हैं. घर वर बेचते हैं तो दो तीन बिल्डरों के साथ हाथ मिला लेते हैं, पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं, फिर सोचते हैं हम अपनी कंपनी बनाएंगे. फिर बेचना ही है ना, कंपनी बनाएंगे. अपनी कंपनी बना के फिर एक आध किसी छोटे एरिया में बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट. बिल्डिंग अपने को तो बनानी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर को काम देना है या डेवलपर को काम देना है, उससे बिल्डिंग बनवा के लेते हैं, नाम अपना देते हैं, यश और सो एंड सो. भाई हम तो बिल्डर हो गए. पर अब बिल्डिंग का काम का जो बिजनेस है वो ऐसा नहीं चलता है. हर रीजन में अपना अलग ही बिल्डर चलता है. ऐसा नहीं है कि ये रीजन का बिल्डर किधर भी चाहेगा तो मिल जाएगा. बहुत पॉलिटिकल डिफरेंस है, बहुत झगड़े हैं. हर रीजन में अपना बिल्डर है.
ओके, सो दैट इज वाई मैंने कई सारे बिल्डर्स का ये देखा है, बिजनेस बंद करने के उस पर आ जाता है। यूपी में, नोएडा में 5 या 6 बिल्डर्स का केस देखा था, बिजनेस बंद। जब वो गवर्नमेंट के टेंडर्स आते हैं, कंपनी बनाते हैं, टेंडर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बंद करो। मैंने उनको सजेस्ट भी किया था, सर डोरमेंट कंपनी बना देते हैं। बोले भाई हमको तो नहीं पता है वो क्या होता है, आपको जो करना है कर दो। फिर फाइनली इंटरनल डिस्कस करके ये बोला बंद करते। ओके, सो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने का। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द ओपिनियन क्लोज आउट द कंपनी एंड देयर इज नो फाइनेंशियल वायबिलिटी टू कैरी ऑन द बिजनेस, दे क्लोज डाउन द कंपनी। फिर एक डिक्लेरेशन सॉल्वेंसी रेडी करने का, they declare their full affidavit is ready and declaration of solvency. फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 years का रेडी करने का, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाने का, आरओसी को नोटिफाई करने का, कोई क्लेम्स पेंडिंग नहीं है उसका एनओसी लेने का। इनकम टैक्स का एनओसी की जरूरत नहीं है, अभी वो डन अवे कर दिया गया है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेक द एनओसी फ्रॉम इनकम टैक्स। पहले होता था कि बिना इनकम टैक्स एनओसी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप नहीं होगा, लेटेस्ट रेगुलेशन में उसको हटा दिया है। लेकिन इनकम टैक्स को इन्फॉर्म जरूर करना पड़ेगा, वी डोंट हैव टू वेट फॉर एनओसी। ओके, क्लियर। फाइन, सो सारे स्टेप्स करने के बाद इस तरह का जजमेंट आता है। Necessary compliances have been made and for Section 51. Yogeshwar Enterprise, CI and so stands dissolved from the date of this order. Liquidator directed to file with ROC Income Tax IBBI in 14 days. Liquidator directed to file order with the statutory authorities also. Liquidator shall preserve the copies and records for 8 years and the copy of order shall be served on respective parties. Khatam, finish. समझा? ओके, सो इस तरह का ऑर्डर आता है और ये एक्चुअली ऑर्डर में ऐसे लिखा होता है, सारे कंप्लायंसेस करने के साथ साथ फिनिश्ड। ओके, सो ये हो गया लेसन राउंड अप एंड दिस चैप्टर गॉट ओवर।